अब हम डिस्कस करेंगे अपने मेंस्ट्रुएशन 3D का नेक्स्ट टॉपिक, दैट मींस क्यूबॉइड या फिर घनाभ। बहुत आसान सा टॉपिक है, कोई बहुत ज्यादा लॉजिकल क्वेश्चन इस पे नहीं बनते, ज्यादातर इस पे कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन ही बनते हैं। लेकिन जो भी क्वेश्चन बनते हैं आपके सामने होंगे 44-45 के आसपास में आपको क्वेश्चन कराऊंगा, जो आपको फॉर्मूले याद रखने हैं या जो आपको कंसेप्ट पता होने चाहिए, सबसे पहले मैं वो डिस्कस करूंगा। ठीक है, सबसे पहले तो क्यूबॉइड या फिर घनाभ होता क्या है। क्यूबॉइड एक टाइप का रेक्टेंगुलर बॉक्स है। इस तरीके से सभी ने देखा होगा रेक्टेंगुलर बॉक्स, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और हाइट अलग अलग होती है। और क्यूब में क्या फर्क होता है कि क्यूब में बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, एक होती है, एक समान होती है। तो जैसे मैंने आपके सामने बनाया है, ये एक टाइप से आपका क्यूबॉइड, ये हो गया आपका क्यूबॉइड या फिर घनाभ। सभी को दिखाई दे रहा है, दिस इज क्यूबॉइड, ठीक है ना। क्यूबॉइड बोलते हैं इसको, या फिर बोलते हैं इसको घनाभ, क्यूबॉइड या फिर घनाभ। ठीक है भाई, चलिए अगर हम इस क्यूबॉइड की लेंथ की बात करें तो ये हो जाएगी क्यूबॉइड की लेंथ, ठीक है। ये हो जाएगी आपकी क्यूबॉइड की ब्रेथ, चौड़ाई, और ये हो जाएगी आपकी क्यूबॉइड की हाइट यानी कि एच। अलग अलग डायमेंशन होती हैं, ठीक है भाई। चलिए क्यूबॉइड में सभी को पता है कि अगर मैं उसकी बात करूं, फेसेस की बात करूं, तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि आपके इसके 6 फेसेस होंगे, 6 फेसेस होंगे, 8 क्या होंगे इसके वर्टिसेस होंगे, 8 इसमें किनारे होंगे, ठीक है, कोने, और इसमें 12 क्या होंगी इसकी एजेस होंगी, 12 क्या होंगी इसकी एजेस होंगी। जैसे आपका रूम है, जिस रूम में आप बैठ के पढ़ रहे हो या फिर रूम में जाके पढ़ोगे जब भी, तो वो क्या है, क्यूबॉइड है। क्लियर। चलिए सबसे पहली चीज आती है कि इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए, इस क्यूबॉइड का आयतन निकालने के लिए, वॉल्यूम या फिर आयतन कैलकुलेट करने के लिए कि इस क्यूबॉइड का आयतन कितना होता है। क्यूबॉइड क्या है, एक टाइप का प्रिज्म है। क्यूबॉइड क्या है, एक टाइप का प्रिज्म है, और प्रिज्म का वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो यहां पे बेस क्या है तुम्हारा, एक रेक्टेंगल है। क्यूबॉइड में 6 फेस होते हैं और ईच फेस एक रेक्टेंगल होता है, एक आयत होता है। क्यूबॉइड में 6 फेस होते हैं और ईच फेस एक रेक्टेंगल होता है, एक आयत होता है। सो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो बेस एक रेक्टेंगल है जिसकी लंबाई एल है, चौड़ाई भी, तो बेस का एरिया होगा एल इंटू बी, और हाइट है एच। यानी कि क्यूबॉइड की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का आपस में प्रोडक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आपके क्यूबॉइड का वॉल्यूम आ जाएगा एल इंटू बी इंटू एच। क्लियर है, कोई समस्या इसमें किसी प्रकार की। दूसरी बात, अगर आप क्यूबॉइड के लेटरल सरफेस एरिया की बात करो, लेटरल सरफेस एरिया या फिर कभी कभी इसका वर्ड यूज करता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। लेटरल सरफेस एरिया फिर या फिर वर्ड यूज करते हैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल, या तो लिटरल सरफेस एरिया बोलेंगे या फिर चारों दीवारों का क्षेत्रफल बोलेंगे। लिटरल सरफेस एरिया या फिर चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अगर हम लिटरल सरफेस एरिया की बात करें, चारों दीवारों के क्षेत्रफल की बात करें, तो जैसे फोन है, आपको चारों दीवारों का क्षेत्रफल लेना, बॉटम और टॉप फ्लोर का एरिया इंक्लूड नहीं करना है। ना तो बॉटम लोगे ना आप टॉप फ्लोर लोगे, बाकी जो अदर 4 वॉल है उनका एरिया आपको कंसीडर करना है। तो वैसे तो क्यूबॉइड में 6 फेस होते हैं, लेकिन हम सिर्फ 4 दीवारों का एरिया कंसीडर करेंगे, यानी कि जो बेस आपका है एल इंटू बी और टॉप भी आपका एल इंटू बी, इसका एरिया इंक्लूड नहीं करना है। सो बाकी जो बचे 4 रेक्टेंगल बनेंगे उनका एरिया कितना हो जाएगा, 2 इंटू बी एच प्लस एच एल, 2 इंटू बी एच प्लस एच एल, 2 इंटू बी एच प्लस एच एल। ठीक है भाई, ये रेक्टेंगल लंबाई बी, चौड़ाई एच, लंबाई बी, चौड़ाई एच, ये कितना है, लंबाई एल, हाइट एच, लंबाई एल, हाइट एच, तो 2 इंटू बी एच प्लस एच एल, ये हो जाएगा चारों दीवारों का क्षेत्रफल। क्लियर है भाई। चलिए अगर हम इस क्यूबॉइड के टोटल सरफेस एरिया की बात करें, संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात करें, तो टोटल 6 फेस, दैट मीन 6 रेक्टेंगल। सो आपको 6 के 6 रेक्टेंगल का एरिया इंक्लूड करना पड़ेगा। मैं बेस की बात करूं तो एल इंटू बी, मैं इसकी बात करूं तो बी इंटू एच, मैं सामने से फ्रंट व्यू की बात करूं तो एल इंटू एच। तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, सभी को पता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये होता है आपका टोटल सरफेस एरिया एक क्यूबॉइड का, ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। क्लियर। वॉल्यूम की यूनिट जो होगी सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब में होगी, और आपके लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया की जो यूनिट होगी या तो सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर में होगी। क्लियर है, सिंपल सी बात है, बहुत ही आसान सा था। ठीक, चलिए अब इसमें समझेंगे छोटी छोटी सी कुछ बातें। कभी कभी वो ऐसे रिलेट कर देता है कि एक क्यूबॉइड की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इससे पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे, क्यूबॉइड के डायगोनल के बारे में। सपोज मैं आपके सामने एक क्यूबॉइड और बनाता हूं, सेम टू सेम, इसमें 6 फेस होंगे, ईच फेस एक रेक्टेंगल होगा। इस तरीके से हो जाएगा आपका ना। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है, सबको दिखाई दे रहा है ना। अगर मैं इस क्यूबॉइड की ये लंबाई को मान लेता हूं कि क्यूबॉइड की लंबाई ये स्मॉल एल है, ये आपकी चौड़ाई बी है, स्मॉल बी, और ये आपकी हाइट है भाई स्मॉल एच। ठीक है। सो क्यूबॉइड के डायगोनल की बात करें तो ये तुम्हारा वर्टेक्स ए है बॉटम फेस में, ये अपोजिट वर्टेक्स है आपका बी टॉप फेस में। अगर हम ए से बी को मिलाएं, सो ये लॉन्गेस्ट रॉड होगी जो इस क्यूबॉइड में पुट की जा सकती है, और यही क्या होगा, आपका डायगोनल हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आपका डायगोनल हो जाएगा। सो क्यूबॉइड के डायगोनल की जो लेंथ होती है, क्यूबॉइड के डायगोनल की जो लेंथ होती है, वो बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हो, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हो, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर क्यूबॉइड का डायगोनल होता है। ये आया कहां से, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। आपको 3D में इमेजिन करना पड़ेगा। ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है, इसका जो बेस है वो एक रेक्टेंगल है, एक आयत है जिसकी लंबाई है एल, जिसकी चौड़ाई है बी। यदि मैं इस तरीके से मिलाऊंगा, यहां पे इस रेक्टेंगल का नीचे वाले फेस का मैं डायगोनल मिलाऊं, तो ये हो जाएगा ए से सी,
अब ये एल है ये बी है, तो ये रेक्टेंगल का जो डायगोनल हो जाएगा एसी, ये कितना हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगी आपकी डायगोनल एसी की लंबाई। अगर आप गौर से देखो यहां पे तो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज बनता हुआ दिखाई देगा, जिसपे हम ये ग्रीन ग्रीन कर रहे हैं, ये वाला, ये आपको 3D में एक राइट एंगल ट्रायंगल एक समकोण त्रिभुज बनता हुआ दिखाई देगा। आप देख सकते हैं जिसकी साइड AC कितनी है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जिसकी ये जो है 90 डिग्री का एंगल है यहां पे, और ये हाइट कितनी है आपकी स्मॉल h। सो पाइथागोरस थ्योरम से फिर अगर आप निकालोगे तो AB का स्क्वायर जो हो जाएगा डायगोनल का स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि AC स्क्वायर, और प्लस ये तुम्हारा ये BC स्क्वायर यानी कि h स्क्वायर। सिंपल सी बात है। तो यहां से AB का जो स्क्वायर वो क्या बन जाएगा भाई, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यही हो जाएगा ना, यही हो जाएगा। दोनों तरफ से अंडर रूट ले लेंगे तो डायगोनल AB की जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, क्लियर, कोई समस्या इसमें किसी प्रकार की, ठीक है। चलिए दूसरी बात आपको ये पता होनी चाहिए एडजेसेंट एजेस, कभी कभी वर्ड यूज करता है वो एडजेसेंट फेसेस, सॉरी एडजेसेंट फेसेस, या फिर कभी कभी वर्ड यूज करता है एडजेसेंट एजेस। एडजेसेंट एजेस मैं आपको समझाऊंगा क्या मतलब है इसका, एडजेसेंट फेसेस और एडजेसेंट एजेस, EDGES, एडजेसेंट फेसेस और एडजेसेंट एजेस आपको क्वेश्चंस में कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा। ये इसका मतलब क्या होता है, आप क्यूबॉइड का कोई भी एक कोना पकड़ लीजिए। अगर आप क्यूबॉइड का सपोज ये वाला कोना पकड़ लेते हैं, मैंने ये वाला कोना पकड़ लिया, सुंदर सा जो कोना है ये वाला कोना मैंने क्यूबॉइड का पकड़ लिया, इस कोने पे मुझे बताइए आपको कितने फेस आते हुए दिखाई दे रहे, कितने फेस मिलते हुए दिखाई दे रहे, 3। आप 3 फेसेस को टच कर सकते हो इस कोने पे, किसी भी कोने पे पकड़ लीजिए, आपको 3 फेस, एक सामने से, एक इधर से राइट साइड से, एक ऊपर से टॉप से, 3 फेस आपको दिखाई देंगे। तीनों फेसेस जो हैं, एक की डायमेंशन क्या है आपकी LB, दूसरे की डायमेंशन होगी आपकी BH, और तीसरे की डायमेंशन होगी आपकी H और L, और तीनों फेस क्या होंगे आपके इस तरीके से रेक्टेंगल होंगे LB, BH और HL। इन्हीं को बोलते हैं हम एडजेसेंट फेसेस। तीनों रेक्टेंगल एडजेसेंट क्रमागत हैं, LB प्लस BH, LB, BH, और ये ऊपर वाला HL, ये हो गया आपके एडजेसेंट फेसेस, क्लियर। अब एडजेसेंट एजेस की बात करते हैं। आप क्यूबॉइड का कोई भी कोना पकड़ लीजिए, इस पे आपको कितनी किनारे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, कितनी एजेस मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। आप देखोगे यहां पे ये तो लंबाई L हो गई, ये हाइट H हो गई, और ये तुम्हारी चौड़ाई B हो गई, यानी कि एडजेसेंट एजेस होती हैं L, B, H, ये आपकी एडजेसेंट एजेस होती हैं, क्लियर है, L, B, H, क्लियर भाई। किसी को कोई समस्या, बहुत ही आसान बात थी, एडजेसेंट एजेस क्या होती हैं, L, B, H, ठीक। चलिए नाउ कभी कभी वो ऐसे रिलेट कर देता है कि किसी क्यूबॉइड की एडजेसेंट एजेस का सम दे देगा, सपोज आपको कि L प्लस बी प्लस एच बराबर, सपोज इसने x दे दिया, L प्लस बी प्लस एच बराबर x दे दिया, और आपसे पूछ लिया कि डायगोनल की लंबाई बताओ या टोटल सरफेस एरिया बताओ। तो आपको याद रखना है कि अगर एडजेसेंट एजेस का सम दे रखा है, तो यहां पे अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा L प्लस बी प्लस एच का, अगर मैं होल स्क्वायर करूंगा, तो सभी को पता होना चाहिए कि आएगा क्या, फॉर्मूला होता है अलजेब्रा में A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, दैट मींस L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL, ट्वाइस ऑफ LB सॉरी प्लस BH प्लस HL, ये फॉर्मूला होता है। ये आपको उसने क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, L प्लस बी प्लस एच। L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर क्या है आपका, क्यूबॉइड का जो डायगोनल है, डायगोनल का होल स्क्वायर, ये डायगोनल का होल स्क्वायर, ये क्या है आपका 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ये क्या है आपका टोटल सरफेस एरिया। तो आपके पास रिलेशन आ गया क्यूबॉइड की डायमेंशन की लेंथ के सम में, और उसके डायगोनल में, और उसके टोटल सरफेस एरिया में। इनमें से आपको कोई भी 2 वैल्यू दे देगा और तीसरी वैल्यू पूछ लेगा, तो आप यहां से आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। कोई भी 2 वैल्यू इनमें से आपको दे देगा और थर्ड वैल्यू आपसे पूछ लेगा, आसान सा संबंध है। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैं आपको और बताने जा रहा हूं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, एसएससी में कई बार पूछी गई है, आपको ध्यान से समझना भी है, ठीक है भाई। चलिए अब कुछ सपोज ये दिया है किसी क्यूबॉइड की 3 एडजेसेंट एजेस का एरिया, किसी क्यूबॉइड की, ये एसएससी का पूछा हुआ सवाल है, सीडीएस का भी, किसी क्यूबॉइड की 3 एडजेसेंट एजेस का एरियाज, 3 एडजेसेंट फेसेस, एजेस नहीं फेसेस, 3 एडजेसेंट फेसेस के एरियाज x, y एंड z है, x, y एंड z है। फाइंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, फाइंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ये आपसे पूछ लिया, क्लियर है, कोई समस्या इसमें। क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है कि किसी क्यूबॉइड की 3 एडजेसेंट फेसेस का एरिया जो है वो x, y, z है, तो उस क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना होगा x, y, z की टर्म में ही आपको बताना है। जैसे कि मैंने आपके सामने ये बना दिया एक क्यूबॉइड सुंदर सा, इसमें ध्यान से देखो तो सामने ये वाला कोना मैंने पकड़ लिया, वाला कोना, इस पे ये एडजेसेंट एजेस है, एक ये वाला है और एक ऊपर वाला है, इन तीनों के एरिया सपोज x, y, z उसने दे दिए, क्लियर है। और आपसे पूछ लिया कि बताइए क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या है, आयतन क्या है। मैंने ये मान लिया कि भाई क्यूबॉइड की लंबाई जो है L है, क्यूबॉइड की चौड़ाई जो है वो B है, क्यूबॉइड की जो हाइट है वो H है, ठीक है। चलिए समझना है ध्यान से। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सिर्फ इतना दे रखा कि x बराबर क्या है L इंटू बी, भाई एरिया का मतलब ही क्या होता है, ईच फेस एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया लंबाई इंटू चौड़ाई। y बराबर कितना दे रखा है b इंटू एच, यही है भाई, ये वाला है तुम्हारा फेस b है और ये डायमेंशन आपकी h है, ठीक। z बराबर क्या दे रखा है आपको h इंटू एल, यही है,
क्लियर भाई? अगर मैं इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दूं, दैट मींस x इंटू वाई इंटू जेड बराबर l इंटू एल, बी इंटू बी, एच इंटू एच, मैंने तीनों की क्या कर दिया, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। सो ये हो जाएगा भाई आपका l स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर। क्लियर है? कोई समस्या? दोनों तरफ से अंडर रूट ले लेंगे भाई, तो अंडर रूट एक्स वाई जेड क्या आ जाएगा आपका एल बी एच, अंडर रूट एक्स वाई जेड क्या आ जाएगा आपका एल बी एच। और अभी अभी तो मैंने आपको समझाया कि एल इंटू बी इंटू एच क्या होता है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है। सो दिस इज वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, जो कि किसके इक्वल आ गया, अंडर रूट एक्स वाई जेड के। सो क्यूबॉइड का वॉल्यूम हो जाएगा अंडर रूट एक्स वाई जेड। अगर क्यूबॉइड के तीन एडजेसेंट फेसेस के एरिया एक्स वाई जेड है, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम वी हो जाएगा अंडर रूट एक्स वाई जेड। क्लियर? कोई समस्या इसमें किसी प्रकार की? बहुत ही आसान और बढ़िया सवाल था ये, ठीक है। और यहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू देके भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ओके, नाउ सपोज एक और केस लेते हैं कि किसी क्यूबॉइड के तीन एडजेसेंट फेसेस, किसी क्यूबॉइड के तीन एडजेसेंट फेसेस के डायगोनल्स, किसी क्यूबॉइड के तीन एडजेसेंट फेसेस के डायगोनल्स x, y एंड z है। डायगोनल्स x, y एंड z है। फाइंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, फाइंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। उस क्यूबॉइड का आयतन क्या है, उस क्यूबॉइड का आयतन, उस घनाभ का आयतन क्या है, ये आपसे पूछा है। आंसर आपको x, y, z की टर्म में ही बताने हैं। कहने का मतलब यह है, इस बार आपको दिया है कि एक क्यूबॉइड है, एक घनाभ है सुंदर सा, उसके तीन एडजेसेंट फेसेस के जो डायगोनल हैं वो दिए हैं आपको x, y एंड z। तो आपसे पूछा है कि उस क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या है। तो सबसे पहले मैंने आपके सामने बनाया एक सुंदर सा क्यूबॉइड, इसकी ये लंबाई हो गई भाई आपकी ये l एंड दिस इज b, और ये हाइट हो गई आपकी h। तो तीन एडजेसेंट फेसेस हमने यहां पे ले लिए, ये वाला सामने वाला, ये ऊपर वाला और ये, यही है। इसका डायगोनल और इसका डायगोनल और इसके डायगोनल की लेंथ दे रखी है। क्लियर है भाई? चलिए, आपसे पूछा है क्यूबॉइड का वॉल्यूम। सो अगर मैं x की बात करूं तो वो तुम्हारे इस वाले फेस का डायगोनल है l और h, जो भी मान लीजिए। तो यहां पे x बराबर जो हो जाएगा वो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? अगर मैं y की बात करूं तो y कितना हो जाएगा, अगर यहां पे देखेंगे ये b है ये h है, सो y बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। डायगोनल है ना, रेक्टेंगल का डायगोनल यही तो होता है, साइड के स्क्वायर का सम का अंडर रूट। और टॉप वाले फेस की बात करो, ये l है ये b है, दैट मीन z कितना हो जाएगा आपका अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोले सही बात है, सिंपल सा है। क्लियर है? इस बात को यदि मैं खोल दूं, दोनों तरफ से स्क्वायर कर दूं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं। देखिए ध्यान से, मैं इसको हटा रहा हूं। हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई आपका बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, फुल स्क्वायर कर दे दोनों तरफ से हमने, और जेड स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई आपका एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जेड स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हम यहां पे इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दें, तीनों को हमने ऐड करना है, सो ऐड करोगे तो सभी को पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, हमको एल बी और एच चाहिए, ऐड किया हमने। सो देखिए, जब हमने तीनों को यहां पे क्या करना है, ऐड करना है, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, क्या आ गया भाई आपका, ये आ जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्लियर है? यहां से आपके डायगोनल की लेंथ भी पूछी जा सकती थी, क्यूबॉइड की डायगोनल की लेंथ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई 2 हो जाती। अगर आप दो को यहां पे इधर ले आओगे तो देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बटे 2, ये किसके इक्वल आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बटे 2 किसके इक्वल आ जाएगा आपका एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट बन के आता है, क्योंकि अगर आप अंडर रूट ले लोगे दोनों तरफ से, सो क्यूबॉइड का डायगोनल आ जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, किसके अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई 2। क्लियर है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई 2 कंप्लीट अंडर रूट रहेगा। ठीक है, चलिए, लेकिन हमको चाहिए एल बी एच। अच्छा, यहां पे ध्यान से देखिए, एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर किसके, एक्स स्क्वायर के। अगर मैं एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर यहां पे एक्स स्क्वायर पुट कर दूं, तो बताएंगे कि बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर पुट कर दूं, इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो बी स्क्वायर जो है ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2, ये बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। समझते हैं ना? बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर क्या है, वाई स्क्वायर। अगर मैं बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर पुट कर दूं, तो यहां से एल स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 2। ठीक है भाई, इधर भेज दोगे ना, तो जहां पे वाई स्क्वायर बटे 2 है, माइनस वाई स्क्वायर एलसीएम लोगे तो ये माइनस वाई स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा। ठीक, चलिए, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, जेड स्क्वायर, यहां पे रखोगे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जेड स्क्वायर रखोगे, तो यहां से भाई आपका एच स्क्वायर कितना आ जाएगा, जेड स्क्वायर तो इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बटे 2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बटे 2। सो मेरे पास है बी स्क्वायर, एल स्क्वायर, एच स्क्वायर। यदि मैं इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दूं, एल स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दूं, समझते रहना, तो अल्टीमेटली रिजल्ट यही आने वाला है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बटे 2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2
और इंटू जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 2। यही है ना, एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर का प्रोडक्ट कर दिया हमने। क्लियर? अगर दोनों तरफ से अंडर रूट लेंगे तो समझते रहना एल बी एच मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इंटू क्या है आपका वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और बटे 8 है, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, अगर मैं अंडर रूट लूंगा दोनों तरफ से तो देखिए तो कंप्लीट इसका अंडर रूट आ जाएगा, पूरी चीज का इसका कंप्लीट अंडर रूट आ जाएगा। और 2 दूनी 4 दूनी 8 का अंडर रूट कितना आ जाएगा नीचे 2 अंडर रूट 2। कितना आ जाएगा अंडर रूट 2 अंडर रूट 2। तो ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट बनता है जो आपको पता होनी चाहिए। क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड, जहां पे एक्स वाई जेड का है क्यूबॉइड की 3 एडजेसेंट फेसेस के डायगोनल्स हैं। क्लियर? इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपका ये भी बनता है कि अगर क्यूबॉइड का डायगोनल आपको कैलकुलेट करना है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका, अगर एडजेसेंट फेसेस के डायगोनल दे रखे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बटे 2 के, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बटे 2 के। क्लियर? दोनों इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड रिजल्ट बनते हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, सो ये सब थ्योरी है क्यूबॉइड से रिलेटेड, सारे फॉर्मुलेज वगैरह इसमें कवर हैं और इसके अलावा कोई नई चीज तो इसमें है नहीं। सीधा क्वेश्चंस पे चलते हैं। इसमें काफी तरह के सवाल बनते हैं, मिट्टी उठाने वाले, पानी डालने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको ध्यान से समझना है। देखेंगे स्टार्टिंग से। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, if the areas of 3 adjacent faces of a cuboid are x, y and z respectively, then the volume of the cuboid is। ठीक है, चलिए ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं कि यदि एक क्यूबॉइड के 3 एडजेसेंट क्रमागत फलकों के यदि क्षेत्रफल दे रखे हो एक्स वाई जेड तो वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम हो जाएगा आपका बी ऑप्शन अंडर रूट एक्स वाई जेड। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, क्लियर? वही समझ से बहुत आसान से सवाल था। देखिए मैं यहाँ पे आपको पढ़ाते वक्त कोई बेवजह की बातें करता नहीं हूँ, मेरे पास एक ही मोटो है, टू द पॉइंट रहना, आपको कोई टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है और ये कोर्स मैं ऐसे डिजाइन कर रहा हूँ कि आप बस इतना कर लो, इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। इसी को बार बार रिवाइज करते रहो, 3 घंटा पढ़ो 1 घंटा रिवीजन, 3 घंटा पढ़ो 1 घंटा रिवीजन, बस। चलिए नेक्स्ट। If the area of 3 adjacent faces of rectangular box which meet in corner are 12, 15 and 20 respectively, then the volume of the box। आसान सवाल। आपके क्यूबॉइड के जहां पे 3 एडजेसेंट फेसेस जो रेक्टेंगुलर बॉक्स के आके मिलते हैं उनके एरिया दे रखे हैं 12, 15 और 20। तो आपसे पूछा वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। वैसे तो देखते आंसर बता सकते हो 60 सेंटीमीटर क्यूब की वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका, इनका प्रोडक्ट का अंडर रूट लो लोगे 12 इंटू 15 इंटू 20, यही तो है। क्लियर है भाई? अगर 3 एडजेसेंट फेसेस के एरिया आपको दे रखे हैं 12, 15, 20 तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, सबके प्रोडक्ट का अंडर रूट ले लोगे, ये कितना हो जाएगा आपका 3600 का अंडर रूट कितना आ जाएगा आपका 60 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका वॉल्यूम हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नाउ ए क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन ए बी एंड सी, आपके पास एक क्यूबॉइड दिया है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई उसकी डायमेंशन दे रखी है, उसका वॉल्यूम बताया है v, उसका टोटल सरफेस एरिया बताया है s, तब 4/5 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c की वैल्यू क्या होगी, समझते हैं। 4/5 इंटू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, ये आपको कैलकुलेट करना है, बहुत ही आसान सी चीज है आंसर, लेकिन आपको वॉल्यूम और सरफेस एरिया s की टर्म में लिखना है। 4/5 अगर आप एलसीएम ले लोगे यहाँ पे a b c, तो ऊपर देखिए यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे ना, a b c ऊपर क्या हो जाएगा ab प्लस bc प्लस ac, ab प्लस bc प्लस ac, ये हो जाएगा ना ऊपर, तो ab प्लस bc प्लस ac। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे 4/5 है तो 5 को हम ऐसे रहने देते हैं और 5 इंटू ए बी सी, 4 में से मैं 2 अलग लिख लेता हूं, 2 अलग लिख लेता हूं। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं अभी आपको समझ में आ जाएगा। 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, क्लियर है? चलिए क्यों, क्योंकि आपका 2ab प्लस bc प्लस ac क्या बन गया, सरफेस एरिया यानी कि s, 2s हो गया बटे 5 abc का मतलब वॉल्यूम, तो 2s बटे 5v, 2s बटे 5v आपका करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन। सिंपल सा सवाल था, आपको बस फॉर्मूलेज को अरेंज करना था। आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 4। The diagonals of 3 faces of cuboid are x, y, z respectively, find the volume of cuboid। ये सवाल सीडीएस के पेपर का पूछा हुआ है और काफी पॉपुलर है। अगर किसी क्यूबॉइड के 3 एडजेसेंट फेसेस के डायगोनल x, y, z हो तो उस क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है वो है आपका बी ऑप्शन। मैंने प्रूफ करवाया है, y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अल्टरनेट ऑर्डर में चलेगा, y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बटे 2 अंडर रूट 2। क्लियर? चलिए आगे नेक्स्ट, सवाल नंबर 5। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है, प्री लेवल का बेस्ट क्वेश्चन है। द डायगोनल्स ऑफ 3 फेसेस ऑफ ए क्यूबॉइड आर 13 अंडर रूट 281 एंड 20 लीनियर यूनिट, देन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज व्हाट। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि एक क्यूबॉइड के 3 फेसेस के जो डायगोनल हैं वो 13 अंडर रूट 281 और 20 है, तो टोटल सरफेस एरिया पूछा है। अब ये जो 3 फेसेस हैं, अगर सपोज मैं क्यूबॉइड की डायमेंशन ये मान लेता हूं L, B और H, क्यूबॉइड की मैं डायमेंशन ये मान लेता हूं L, B और H, समझते हैं ना? तो उसके अकॉर्डिंग आपको डायगोनल जो दे रखे हैं 13 अंडर रूट 281 और 20। अब जैसे सपोज मैं आपके सामने क्यूबॉइड बनाऊं तो सभी को पता है कि क्यूबॉइड का ईच फेस क्या होता है, एक रेक्टेंगल होता है, एक आयत होता है। क्यूबॉइड का ईच फेस एक रेक्टेंगल होता है और रेक्टेंगल का जो डायगोनल होता है वो क्या होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो होता है ना रेक्टेंगल की साइड्स के स्क्वायर का सम का अंडर रूट ले लेते हैं।
अगर इस क्वेश्चन में आपको डायगोनल दे रखे हैं 13 और दूसरा डायगोनल दे रखा है √281 और तीसरा डायगोनल दे रखा है आपको 20, 3 एडजेसेंट फेसेस के डायगोनल दे रखे हैं, क्योंकि अलग अलग है तो जाहिर सी बात है एडजेसेंट फेसेस के होंगे, इसके इसके और इसके, ऐसा समझ लीजिए। अच्छा 13 को देख के दिमाग में कुछ घंटी बजती है कि 13 क्या है? 13 होता है 5 12 का ट्रिपलेट, 5 12 13। सो दिमाग में ये चीज आनी चाहिए, कहीं ये 5 12 से तो सेट नहीं किया गया है, मतलब कहीं क्यूबॉइड की डायमेंशन में 5 12 तो नहीं आ रहा है। हिट एंड ट्रायल से करना है, सॉल्व नहीं करना, सॉल्व करने में बहुत दिक्कत होगी, बहुत टाइम वेस्ट होगा। हिट एंड ट्रायल से करिए। 13 अगर मुझे डायगोनल दिया है तो हो सकता है कि अगर ये डायगोनल सपोज 13 दिया हो सकता है ट्रिपलेट सेट करके 5 और 12 दिया हो, क्योंकि क्यूबॉइड की आपकी डायमेंशन जो इंटीजर होनी चाहिए, तभी आपका सरफेस एरिया इंटीजर आ पाएगा। समझ आपको, डायमेंशन भी इंटीजर होनी चाहिए। अब √281 को बाद में देखेंगे। 20 को देख के दिमाग में आता है 12 और 16 का ट्रिपलेट होता है 20, और 12 मुझे यहां पे भी दिख रहा है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये तुम्हारा 12 और 16 का ट्रिपलेट सेट क्या हो, यहां पे 20 12 16 20 होता है। अब √281 को देखिए 5 12 12 16, सो फिर यहां पे आपको क्या बचना चाहिए? 5 और 16 का ट्रिपलेट बनना चाहिए। क्या ये बन रहा है? 5 का स्क्वायर कितना होता है? √5 का स्क्वायर 25, 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256, और 25 प्लस 256 कितना होता है? √281। परफेक्टली सेटिस्फाई कर रहा है, एकदम परफेक्टली सेटिस्फाई कर रहा है। आपने देखते ही आंसर बता दिया इसको। क्लियर है कि अगर ये तुम्हारा 13 है तो ये जाहिर सी बात है 5 12 का ट्रिपलेट सेट किया होगा। अगर ये √281 है तो जाहिर सी 20 है, तो 20 को देख के पता लगा कि 12 यहां पे 12 20 का ट्रिपलेट 12 16 हो सकता है, तो शायद यहां पे 12 16 हो। तो हिट एंड टेल से चेक किया कि अब ये कितना 5 16 का कॉम्बिनेशन बनना चाहिए, एकदम बन रहा है। तो मैंने डायरेक्टली क्यूबॉइड की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ही निकाल ली, कितनी? 5 12 और 16। क्लियर? क्वेश्चन में पूछा क्या आपसे? क्वेश्चन में पूछा है टोटल सरफेस एरिया यानी कि टीएसए। तो टीएसए कैसे निकालोगे? 2 इंटू LB 5 इंटू 12 प्लस BH 5 इंटू 16 80 प्लस 12 इंटू 16 यानी कि 192। क्लियर है भाई? तो ये कितना हो जाएगा आपका? 140 प्लस 2 इंटू ये कितना हो जाएगा? 280 प्लस 384, 4 8 8 16 का 6 2 3 3 6 664 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। दैट मीन सी ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। इस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते थे। टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछा था इसमें। ठीक है भाई, कोई समस्या इसमें किसी प्रकार की? बहुत ही आसान सा सवाल था। हिट एंड ट्रायल से आपको बस यहां पे चेक करना था कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या है। ठीक, आपसे इस क्वेश्चन में यह भी पूछा जा सकता था कि डायगोनल बता दीजिए। आपसे यह भी पूछा जा सकता था कि क्यूबॉइड का डायगोनल या विकर्ण की लंबाई बताइए। भाई अगर मुझे डायमेंशन ही पता चल गई कि 5 12 16 आपकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो डायगोनल क्या हो जाएगा? 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर। यही है 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा आपका? ये होता है √425, और 425 मतलब 17 इंटू 25 यानी कि 5 √17। ये हो जाता आपका डायगोनल। तो आपसे क्यूबॉइड का डायगोनल भी पूछा जा सकता था। उस केस में आंसर क्या हो जाता? 5 √17, 5 √17। क्लियर? कोई समस्या इसमें किसी प्रकार की? आप डायगोनल की लेंथ ऐसे भी निकाल सकते थे कि आपको इतना करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, डायगोनल निकालना थोड़ा और आसान हो जाता अगर आपसे सपोज वो डायरेक्टली क्यूबॉइड का डायगोनल पूछ लेता। क्यूबॉइड का डायगोनल पूछ लेता, क्यूबॉइड का डायगोनल, ठीक है ना? और उसने दिया है 3 फेसेस के डायगोनल की लेंथ, डायगोनल्स ऑफ 3 फेसेस 13 √281 और 20। आपसे पूछा है कि बताइए क्यूबॉइड का डायगोनल बताइए, तो आसानी से बता सकते हो। मैंने आपको रिजल्ट बताया कि √13 स्क्वायर प्लस √281 का होल स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर और बटे 2, यही तो है। अरे बताइए भाई, यही तो है। ये कितना हो जाएगा? 169 प्लस 281, 169 प्लस 281 और 10 6 7 8 15 का 5 1 1 2 2 4 450, 450 प्लस 400 यानी कि 850 बटे 2 कितना आ गया? √425। और यहां से भी कितना आंसर आता है? 5 √17 सेंटीमीटर। तो डायगोनल की लेंथ आप यहां से भी निकाल सकते थे। क्लियर? दोनों ऑप्शन आपके पास खुले हैं। अगर आपको क्यूबॉइड की 3 एडजेसेंट फेसेस के डायगोनल दे रखे हो तो क्यूबॉइड का डायगोनल आप इस तरीके से निकाल सकते हो, या फिर आराम से LBH अलग से हिट एंड टेल से निकाल लीजिए, टीएसए भी मिल जाएगा, डायगोनल भी। क्लियर है? दो ही तरीके से सवाल बन पाएंगे। सवाल नंबर 6, व्हाट आर दी डायमेंशन? आपको क्यूबॉइड की डायमेंशन बतानी है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ऑफ ए क्यूबॉइड विद वॉल्यूम 720 क्यूबिक सेंटीमीटर, जिसका वॉल्यूम है 720। सो वॉल्यूम कितना दिया है क्यूब का? 720 सेंटीमीटर क्यूब। सरफेस एरिया कितना दिया है? टोटल सरफेस एरिया 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ बेस कितना दिया है आपको? 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपसे पूछा है कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बताइए। तो इसको सॉल्व नहीं करना कि बच्चों की तरह इसको सॉल्व करने बैठ गए। हिट एंड ट्रायल से आपको देखना है कि क्या पॉसिबल आंसर हो सकता है। पहली बात तो वॉल्यूम की चेक करो कि 720 यानी कि L इंटू B इंटू 720 खाना चाहिए। 9 72 720, 12 72 720, 18 72 720, 30 दूनी 60 600। तो एक ऑप्शन आपका खत्म हो गया। इसके बाद बेस का एरिया 72, तो 9 72, 12 72, 18 72, बेस का एरिया तो सब में 72 बन रहा है। अब हम चेक करते हैं कि टोटल सरफेस एरिया 484 कौन सा ऑप्शन देता है। अगर मैं पहले वाले फर्स्ट ऑप्शन को मान के चलूं, सो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, यही बात है। अरे भाई बोलिए, यही बात है। सो समझना है ध्यान से कि यहां पे ये कितना हो जाएगा आपका? 72 प्लस 80 प्लस 90। तो 80 प्लस 90 170, और 170 प्लस 72 यानी कि 242, और 242 दोनों कितना होता है? 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन के केस में टोटल सरफेस एरिया 484 आ रहा है। सो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर? कोई समस्या इसमें किसी प्रकार की? तो ये तो बहुत ही आसान सा सवाल था। 9 8 और 10, और इसी तरीके से आपको करना है, कैलकुलेशन के चक्कर में नहीं पड़ना।
सवाल नंबर 7, ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, मेंसुरेशन में भी आते हैं, मैंने आपको परसेंटेज में भी सिखाए हैं। When length of the cuboid is increased by 20%, the breadth of cuboid is increased by 40%, height is decreases by 10%, volume of the cuboid is increased by how much percent? तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक क्यूबॉइड की लेंथ को हम बढ़ा रहे हैं, उसकी ब्रेथ को भी चेंज कर रहे हैं, उसकी हाइट को भी चेंज कर रहे हैं। लंबाई को हमने इंक्रीज कर दिया है भाई 20% इंक्रीज किया, चौड़ाई को हमने इंक्रीज किया 40% टू 40% इंक्रीज किया, हाइट को क्या किया हमने 10% डिक्रीज किया। क्लियर है? पूछा कि वॉल्यूम में कितना परसेंटेज चेंज आएगा। सो क्यूबॉइड का वॉल्यूम सभी को पता है कि L इंटू बी इंटू एच होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू हाइट, यही होता है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। यहां पे हम इंक्रीज कर रहे हैं। चलिए, आपसे पूछा वॉल्यूम में परसेंटेज चेंज, अगर मैं ये मान लेता हूं कि पहले लंबाई 5 थी तो अब बढ़ के लेंथ कितनी होगी 6। सो इनिशियल लेंथ से फाइनल लेंथ का जो रेशियो वो कितना हो जाएगा 5 से 6। रेशियो मेथड में आपको हमेशा बताता हूं, अगर पहले इनिशियल लंबाई 5 थी तो अब 2 बढ़ गई तो लंबाई का रेशियो कितना हो गया 5 से 7। लंबाई का रेशियो कितना हो गया 5 से 7। अगर इनिशियल हाइट पहले 10 थी तो अब 1 कम हो गई, यानी कि हाइट कितना हो गया 10 से 9। 10 से 9। सो ये हो जाएगा तुम्हारा सीधा सीधा, मैंने लंबाई का ब्रेथ का और हाइट का चेंज लिख दिया। 5 × 25 तो 250। ये अगर इनिशियल वॉल्यूम 250 था तो अब 6 × 7 42 इंटू 9 तो कितना जाएगा आपका 360 + 18 यानी कि 378। ये इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम का रेशियो आ गया कि अगर पहले वॉल्यूम 250 था तो अब वॉल्यूम 378 है। इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम का रेशियो आ गया। मैं क्या करता हूं कि दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं समझ में आ जाएगा आपको। 250 इंटू 4 यानी कि 1000 या 100 बनाने के लिए 4 × 32 का 2, 4 × 7 = 28, 3 × 31 का 1, 4 × 3 = 12, 3 × 15, 1512। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि पहले यदि वॉल्यूम 1000 यूनिट था तो अब वॉल्यूम 1512 है। या फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि पहले यदि वॉल्यूम 100 था तो अब वॉल्यूम 151.2 है बढ़ जाने के बाद। पहले अगर वॉल्यूम 100 था तो अब वॉल्यूम तुम्हारा दोनों तरफ में 10 से डिवाइड भी तो कर सकता हूं, अब वॉल्यूम आपका 151.2 है। तो वॉल्यूम 100 से 151.2 हो गया, यानी कि कितना बढ़ गया वॉल्यूम 51.2%। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। 51.2% इंक्रीज हो जाएगा आपका वॉल्यूम। क्लियर है? सो ये सबसे आसान तरीका, मैंने एग्जैक्ट आंसर आपको निकाल के दिखाया, विद इन 10 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा 51.2%। क्लियर है? चलिए सवाल नंबर 8, सेम क्वेश्चन है, आपको ध्यान से समझना है। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड आर इन द रेशियो 1:2:3। एक क्यूबॉइड की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का रेशियो दिया हुआ है। दे आर इंक्रीज्ड बाय 100%। लंबाई को कितना बढ़ाया है भाई आपने 100% इंक्रीज किया है। चौड़ाई को कितना बढ़ाया है आपने 200% इंक्रीज किया है। और हाइट को भी कितना इंक्रीज किया है आपने, ये भी 200% इंक्रीज किया है। देन कंपेयर टू द ओरिजिनल वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम के कंपैरिजन में इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड विल बी। ओरिजिनल वॉल्यूम के कंपैरिजन में जो अब आपका वॉल्यूम है, जो नया वॉल्यूम है, वो कितना गुना बढ़ा है, कितने गुना इंक्रीज हुआ है, ये पूछा है। कितने गुना इंक्रीज वॉल्यूम हो गया है, ये आपसे पूछा है। सो देखिए, हमें रेशियो की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी इस लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के, इसके चक्कर में पड़ना ही नहीं। सिर्फ ऐसा मान के चलो कि अगर लंबाई को 100% बढ़ाया गया है, क्योंकि सभी को पता है कि वॉल्यूम होता तो L इंटू बी इंटू एच है ना, हम डायरेक्टली रेशियो में बात करेंगे, प्रोडक्ट ही है। अगर लंबाई को 100% बढ़ाया गया है तो 100% का मतलब डबल कर देना, यानी कि लंबाई यदि पहले 1 थी तो अब हो गई है 2। इनिशियल लंबाई से फाइनल लंबाई का रेशियो है। अगर चौड़ाई को 200% बढ़ाया गया है, यानी कि 2 गुना बढ़ा दिया, यानी कि 3 गुनी होगी चौड़ाई। यानी कि अगर पहले प्रारंभ में लंबाई 1 थी तो अब लंबाई 3 है। हाइट को भी 200% बढ़ाया गया, यानी कि पहले ऊंचाई 1 थी तो अब 2 गुनी बढ़ गई, यानी कि कितनी हो गई 3 हो गई हाइट। सो ये आपकी इनिशियल लंबाई, इनिशियल चौड़ाई और इनिशियल हाइट का फाइनल लंबाई, फाइनल चौड़ाई, फाइनल हाइट से रेशियो है। सीधा सीधा प्रोडक्ट करेंगे 1 × 1 × 1, 3 × 9 = 18। किसका रेशियो आ जाएगा, ये इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम का रेशियो आ जाएगा। इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम का रेशियो आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में ये पूछा गया कि फाइनल वॉल्यूम जो है ओरिजिनल वॉल्यूम से कितने गुना इंक्रीज हुआ। तो फाइनल वॉल्यूम 1 से 18 हो गया तो इंक्रीज कितने गुना हुआ, 17 गुना हो गया ना, 17 टाइम्स। आंसर क्या इसका 17 ना कि 18। क्वेश्चन में ये पूछा है कि फाइनल वॉल्यूम जो है वो ओरिजिनल वॉल्यूम से कितना इंक्रीज हुआ, तो 17 टाइम्स इंक्रीज हुआ। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता कि फाइनल जो वॉल्यूम है वो ओरिजिनल वॉल्यूम का कितने गुना हो गया, तो फिर आंसर होता 18 पर। कितने गुना इंक्रीज हुआ, 17 टाइम्स इंक्रीज हुआ। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 9। ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा है, ध्यान से समझना। द लेंथ ऑफ 3 एजेस ऑफ क्यूबॉइड आर इंक्रीज बाय A%, B% एंड C%। एक क्यूबॉइड है, उसकी डायमेंशन को बढ़ाया गया है A%, B%, C%। द वॉल्यूम इंक्रीज बाय V%, जिसकी वजह से वॉल्यूम आपका V% बढ़ गया है। जहां पर V क्या है, एक इंटीजर है, वॉल्यूम को इंटीजर बढ़ाना है आपको। हाउ मेनी वैल्यूज कैन वी टेक, V कितनी वॉल्यूम ले सकता है इफ A B C आर रियल नंबर्स, यदि A B C रियल नंबर्स हैं एंड A B C की वैल्यू 10 और 20 के बीच में है, या फिर 10 और 20 के बराबर भी हो सकती है। बहुत ही आसान सा सवाल है, समझने की कोशिश करना। एक क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है एक्चुअली होता क्या है, वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू हाइट। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्यूबॉइड की डायमेंशन को A%, B%, C% से बढ़ाया गया तो उसका वॉल्यूम V% इंक्रीज हो गया, जबकि V क्या है, एक इंटीजर है। तो ये जो वॉल्यूम V% इंक्रीज हुआ, ये क्यों इंक्रीज हुआ है, चूंकि हमने क्यूबॉइड की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को बढ़ाया है। और यहां पे जो आप देख रहे हो कि A B C बढ़ाया, लंबाई को A, चौड़ाई को B और ये तुम्हारा हाइट को C। तो A B C की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी हो सकती है, 10।
ए बी और सी की मिनिमम वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोलिए 10, ए बी सी की वैल्यू या तो 10 है या फिर 10 से बड़ी है। सो लंबाई में मैं मिनिमम चेंज 10% कर सकता हूं, चौड़ाई में मिनिमम चेंज में 10% कर सकता हूं, हाइट में मिनिमम चेंज में 10% कर सकता हूं, वो भी इंक्रीज। अगर मैं लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में मिनिमम चेंज 10% करता हूं तो सभी को पता है कि वॉल्यूम में भी मिनिमम चेंज कितना आएगा 33.1%। वॉल्यूम में मिनिमम चेंज कितना आएगा भाई आपका 33.1%। ये आपका मिनिमम चेंज होगा इन वॉल्यूम में। मिनिमम चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा भाई 33.1%। भाई 10 से आप आसानी से निकाल सकते हो ना, क्या हो रहा है लंबाई 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, यानी कि 1000 से कितनी होगी 1331, यानी कि कितना इंक्रीज होगा 33.1%। आपको रटा हुआ भी होना चाहिए, ठीक। चलिए, यानी कि अगर मैं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को मिनिमम जो कि 10 बोला है 10% बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम में मिनिमम चेंज कितना आएगा 33.1%। अगर मैं सेकंड केस लेता हूं कि मैं लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को ही मैक्सिमम बढ़ाऊं, जो कि एबीसी की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 20। मैंने लंबाई को भी 20% बढ़ाया, मैंने चौड़ाई को भी 20% बढ़ाया, मैंने हाइट को भी 20% बढ़ाया। सो वॉल्यूम में मैक्सिमम चेंज आएगा। मैक्सिमम चेंज इन वॉल्यूम में मैक्सिमम इंक्रीजमेंट इन वॉल्यूम कितना आ जाएगा 72.8%, 72.8%, 72.8% आ जाएगा मिनिमम चेंज इन वॉल्यूम। सो मैं ये कह सकता हूं कि वॉल्यूम परसेंट में जो चेंज है वो 33.1 से लेके या तो इसके इक्वल है, बराबर है 72.8% के बीच में है। वॉल्यूम में जो चेंज हो रहा है उसकी जो रेंज है वो 33.1% से लेके 72.8% के बीच में है। मैं ये कह सकता हूं, इस बात को वर्बली भी लिख सकते थे। चलिए, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला v इज एन इंटीजर। यदि v एक पूर्णांक है तो कितनी वैल्यू v आपका ले सकता है, v की वैल्यू कितनी हो सकती है। यदि v एक इंटीजर है, समझते रहना, तो 33.1% तो बिल्कुल भी एक इंटीजर नहीं है। तो 33.1 तो आपकी वैल्यू v ले ही नहीं सकता। 33.1 से ज्यादा बड़ा इंटीजर क्या आता है तुम्हारा 34%, यानी कि v की वैल्यू 34% हो सकती है, v की वैल्यू 35% हो सकती है, v की वैल्यू 36% हो सकती है, v परसेंट की वैल्यू 37% हो सकती है। फाइनल v की मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा सकती है 72.8%। लेकिन v को इंटीजर रखना है, सो वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो 72.8% नहीं ले सकते। 72.8 से छोटा आपको, यदि v इंटीजर है तो 72% ही लेना पड़ेगा। वॉल्यूम कितना लेना पड़ेगा आपको 72% लेना पड़ेगा। सो ये है आपकी पॉसिबल वैल्यू ऑफ v। ये क्या लिख दिया मैंने आपके सामने, पॉसिबल वैल्यू ऑफ v, वॉल्यूम की, वॉल्यूम परसेंटेज की पॉसिबल वैल्यूज है। ये कितनी वैल्यू सिर्फ आपको काउंट ही तो करना है, तो ये कितने नंबर्स हैं, तो 72 माइनस 34 यानी कि 38। कैसे निकालते हैं, लास्ट संख्या में से फर्स्ट संख्या को हटा दो और +1 कर दो, 48 + 1 39। सो कितनी वैल्यू v ले सकता है 39 वैल्यूज। बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। क्लियर, कोई समस्या इसमें। सो बहुत ही आसान सा सवाल था। नेक्स्ट सवाल नंबर 10। ओके, देखिए इजी क्वेश्चन है, समझना आपको ध्यान से है। ये थोड़ा अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड आर इन द रेशियो 2:3:4। एक क्यूबॉइड की जो लंबाई है और जो चौड़ाई है और जो ऊंचाई है वो 2:3:4 के रेशियो में है। इनिशियली लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का जो रेशियो है वो कितना है 2:3:4। सही बात है, 2:3:4। लेकिन अब हमने क्या किया, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को बढ़ा दिया क्रम से 50%, 100% एंड 150%। लंबाई को 50% बढ़ा दिया, चौड़ाई को 100% बढ़ा दिया, हाइट को 150% बढ़ा दिया। तो क्वेश्चन में पूछा कि टोटल सरफेस एरिया कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। समझना, ये इनिशियल लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का रेशियो है, फाइनल क्या हो जाएगा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का रेशियो। अगर मैं लंबाई को 50% बढ़ाऊंगा तो 2 से लंबाई कितनी हो जाएगी 3। अगर मैं ब्रेथ को 100% बढ़ा दूंगा तो ब्रेथ 3 से कितनी हो जाएगी 6। अगर मैं हाइट को 150% बढ़ा दूंगा तो हाइट 4 से कितनी हो जाएगी 10। हाइट 4 से कितनी हो जाएगी आपकी 10। सो ये इनिशियली लेंथ ब्रेथ एंड हाइट का रेशियो है और ये फाइनली लेंथ ब्रेथ एंड हाइट का रेशियो है। आपसे पूछा है टोटल सरफेस एरिया में परसेंटेज चेंज, तो सभी को पता है कि टोटल सरफेस एरिया का तो फॉर्मूला होता है। सो मैं यहां पे लिख रहा हूं, आपको परसेंटेज चेंज निकालना है। परसेंटेज चेंज निकालना आसान होता है किन्हीं भी दो क्वांटिटी का, यदि आपको उनका रेशियो पता हो। सो मैं यहां पे सुविधा के लिए निकाल रहा हूं इनिशियल टोटल सरफेस एरिया और फाइनल टोटल सरफेस एरिया का रेशियो, इनिशियल टीएसए और फाइनल टीएसए का रेशियो, आसानी रहेगी। क्लियर है, तो इसमें आपको रेशियो की जरूरत पड़ेगी सवाल में। चलिए, अब यहां पे क्या दे रखा है आपको, इनिशियल लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 2 3 4, यानी कि इनिशियल टीएसए कितना हो जाएगा 2 × 3 + 3 × 4 + 4 × 2। फाइनल टीएसए कितना हो जाएगा 2 × 3 × 6 + 6 × 10 + 10 × 3। यही है LB + BH + HL लगा दिया हमने, देख सकते हैं ध्यान से। ठीक है, 2 से 2 तो हट ही जाना है। 12 8 20 से 26, 26 रेशियो कितना जाएगा 60 + 30 90 + 18 108। 26 से कितना आ गया आपका 108। क्लियर है, 2 से और कट जाएगा आपका 13 से 54, 13 से 54, 13 से 54। क्लियर है भाई, कोई समस्या, 13 से 54। आपसे पूछा तो देखते ही आंसर बता सकते हो कि आंसर है मेरा बी ऑप्शन 315.4%। कैसे, आपका जो वॉल्यूम है, सॉरी आपका जो टोटल सरफेस एरिया है इनिशियली 13 था, अब 54 है, यानी कि सरफेस एरिया 13 से 54 हो गया, यानी कि लगभग आपका 4 गुना बढ़ गया। 4 टाइम्स इंक्रीज होगा, 4 टाइम्स से थोड़ा सा ज्यादा,
4 टाइम्स से थोड़ा सा ज्यादा है, या अप्रोक्सीमेटली मैं ऐसा कह सकता हूं कि 4.1 टाइम्स हो गया ना, 4.1 टाइम्स हो गया। अगर 4.1 टाइम्स हो गया तो बढ़ा कितना, लगभग 3.1 टाइम, 3.1 गुना बढ़ा, यानी कि 310% के आसपास। एक ही ऑप्शन है बी ऑप्शन, यही आपका करेक्ट आंसर है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। 13 से जब लगभग 4.1 गुना हो गया ना, तो बढ़ा कितना, 310% के आसपास, बी ऑप्शन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर है आपका 11। देखिए बहुत ही आसान सा सवाल है। सम ऑफ लेंथ कोमा ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड 14 सेंटीमीटर। तो एक क्यूबॉइड की लंबाई, चौड़ाई और हाइट का सम दे रखा है 14। सो कोई दिक्कत नहीं है। L प्लस बी प्लस एच इक्वल टू 14 सेंटीमीटर एंड इट्स टोटल सरफेस एरिया इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया का मतलब हो जाएगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL बराबर 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे पूछा है फाइंड मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्टिक दैट कैन बी प्लेस्ड इनसाइड द बॉक्स। उस स्टिक की लंबाई क्या होगी, मैक्सिमम लंबाई जो इसमें प्लेस की जा सकती है। तो वो जो मैक्सिमम स्टिक की लेंथ होगी दैट मींस वो क्या होगी, क्यूबॉइड के डायगोनल के बराबर होगी। वो जो स्टिक होगी, अधिकतम लंबाई की छड़ जो होगी वो क्यूबॉइड के डायगोनल के बराबर होनी चाहिए। उससे बड़ी तो स्टिक नहीं रह सकते। अल्टीमेटली मुझे डायगोनल की लेंथ निकालनी है। ये कॉम्बिनेशन में आपको समझा चुका हूं कि जब भी इस टाइप की चीज आए आपको कुछ नहीं करना, आपको L प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर ले लेना दोनों तरफ से। क्या हो जाएगा ये, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL, यही हो जाएगा। क्लियर सी बात है। L प्लस बी प्लस एच कितना दे रखा है आपको, 14। तो 14 का स्क्वायर 196 बराबर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और ये कितना दे रखा है, ये तो टोटल सरफेस एरिया है। 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL कितना दे रखा है, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। इधर आएगा तो 196 माइनस 96 कितना हो जाएगा, 100। 100 बराबर है L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की। दोनों तरफ से अंडर रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा 10 बराबर अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, जो कि क्यूबॉइड का डायगोनल है। अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर ही तो होता है क्यूबॉइड का डायगोनल, यदि क्यूबॉइड की लंबाई L, B और H हो। सो आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन। वर्बली सॉल्व होने वाला सवाल था, बस समझाया है आपको। ठीक, सवाल नंबर 12। यस, सेम उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है। द सम ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड इज 28 सेंटीमीटर। एक क्यूबॉइड की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का सम दिया है 28 सेंटीमीटर, यानी कि L प्लस बी प्लस एच बराबर कितना है, 28 सेंटीमीटर एंड इट्स डायगोनल इज 17 सेंटीमीटर। डायगोनल यानी कि अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर 17 दिया है, तो जाहिर सी बात है L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर क्या होगा आपका, 17 का स्क्वायर होगा ना। फाइंड टोटल सरफेस एरिया। TS से आपसे पूछा है, अगर मैं होल स्क्वायर खोलूं L प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर, तो पता है ये कितना होगा, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2LB प्लस BH प्लस HL, जो कि किसका होता है, तुम्हारा TS। यही तो टोटल सरफेस एरिया होता है। खत्म सवाल। L प्लस बी प्लस एच दिया है 28, यानी कि 28 का स्क्वायर यानी कि 784 बराबर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कितना दिया है, 17 का स्क्वायर यानी कि 289 प्लस TSA। तो टोटल सरफेस एरिया कितना आ जाएगा आपका, 784 माइनस 289। 14 में से 9 गया 5, 17 में से 8 गया 9, 6 में से 2 गया 4, 495 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? ए ऑप्शन आपका सही आंसर है, फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 13। बहुत ही आसान सा सवाल है। फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पोल दैट कैन बी प्लेस्ड इन ए रूम 30 मीटर लॉन्ग, 24 मीटर ब्रॉड एंड 18 मीटर हाई। आपके उस रूम, आपको बताना है कि आपके पास एक रूम है जिसकी डायमेंशन दे रखी है 30, 24, 18। सो उसमें हम जो लॉन्गेस्ट पोल रख सकते हैं उसकी लेंथ क्या होगी। सो लॉन्गेस्ट पोल का मतलब क्या होगा, डायगोनल। आपको डायगोनल की लेंथ बतानी है। ठीक है, लंबाई कितनी दे रखी है आपको 30, चौड़ाई कितनी दे रखी है आपको 24 और हाइट कितनी दे रखी है आपको 18 मीटर। डायगोनल आपको बताना है। डायगोनल होता क्या है, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। लेकिन ध्यान रखना, फर्जी कैलकुलेशन नहीं करनी है। यहां भी आपको 6 दिख रहा है, यहां भी 6 दिख रहा है, यहां भी 6 दिख रहा है, तो पहले 6 हटा लो, पहले 6 हटा लो बाहर। यहां कितना बचा आप, 6 इंटू 5, 6 इंटू 4 एंड 6 इंटू 3, और इसका अंडर रूट ले लेंगे। अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। सही बात है, 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? क्योंकि मैंने 6 जो है, यहां भी 6, यहां भी 6, यहां भी 6 आना, तो मैंने बाहर निकाल लिया ऑलरेडी। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 25 50, यानी कि 5 रूट 2। तो 6 इंटू 5 रूट 2, तो डायगोनल की लेंथ कितनी आ जाएगी, 30 अंडर रूट 2। ये आपका सही आंसर है, 30 अंडर रूट 2। क्लियर, कोई डाउट इसमें? बहुत ही आसान सा सवाल था, बी ऑप्शन। सवाल नंबर 14 है। यस, ये मेंस के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। यहां से थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ध्यान से आपको समझना। बहुत ही लॉजिकल साधारण सा सवाल। देयर इज ए बॉक्स ऑफ क्यूबॉइड शेप। आपके पास एक क्यूबॉइड शेप का बॉक्स है। साफ साफ बोला है कि बॉक्स की जो शेप है वो क्यूबॉइड है, मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई उसकी बराबर नहीं है। अगर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो जाएगी तो क्यूबॉइड ना होकर क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, घन बन जाएगा। द स्मॉलेस्ट साइड ऑन द बॉक्स इज 20 सेंटीमीटर। तो उसमें जो भी साइड है उसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू 20 है। साइड्स की जो स्मॉलेस्ट वैल्यू 20 सेंटीमीटर, छोटी साइड नहीं हो सकती। एंड लार्जेस्ट साइड 40 सेंटीमीटर, और इस क्यूबॉइड में भी जो लार्जेस्ट डायमेंशन है उसकी लेंथ 40 सेंटीमीटर है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। निम्न में से कौन सा बॉक्स का वॉल्यूम हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी पूछी है, एग्जैक्ट वॉल्यूम नहीं पूछा कि इन चारों ऑप्शन में से ही आपको बताना है कि कौन सा वॉल्यूम आपका हो सकता है क्यूबॉइड का। सभी को पता है कि क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई।
सही बात है। अगर मैं एल बी और एच यानी कि क्यूबॉइड की डायमेंशन को मिनिमम लेके चलूंगा, कम से कम, तो आपके क्यूबॉइड का वॉल्यूम भी मिनिमम आएगा। यहां पे स्मॉलेस्ट साइड क्यूबॉइड की बोली है 20 सेंटीमीटर। सो मैंने ये मान लिया कि क्यूबॉइड की ये लंबाई आपकी मैंने 20 सेंटीमीटर ले ली, चौड़ाई भी मैंने 20 सेंटीमीटर ले ली। मिनिमम से मिनिमम चाहता हूं मैं क्यूबॉइड का वॉल्यूम, लेकिन मैं हाइट को 20 सेंटीमीटर नहीं ले सकता। मेरे हाथ बन के मैं हाइट को 20 सेंटीमीटर नहीं ले सकता। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? मैंने क्यूबॉइड की लंबाई को 20 सेंटीमीटर ले लिया, चौड़ाई को 20 सेंटीमीटर ले लिया। सो हाइट को मैं ले लेता हूं ऐसे कि सपोज ये तुम्हारा 40 है, कितना है 40, ये 40 हो गया। तो ये कितना आएगा, 2 दूनी 4 चौक 16,000, 2 दूनी 4 चौक 16,000। ये क्या आएगा आपका, मिनिमम आएगा, मिनिमम। यानी कि आपका आंसर ये बी ऑप्शन नहीं हो सकता, बिल्कुल भी 12,000। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? सो ये तो बहुत आसान था। दूसरे केस में मैं क्या करता हूं, क्यूबॉइड की लंबाई को मैं 20 लेता हूं जो कि मिनिमम है। क्यूबॉइड की लंबाई को मैंने 20 लिया जो कि क्या है आपका मिनिमम है। ठीक है, चलिए। और स्मॉलेस्ट साइड 20 है, लार्जेस्ट साइड 40 है। ठीक है, तो लंबाई को मैंने क्या लिया, मिनिमम 20 लिया। अब मुझे चाहिए मैक्सिमम, मुझे चाहिए इस बार क्यूबॉइड का मैक्सिमम वैल्यू। सो वैसे तो मैक्सिमम वैल्यू तब मिलेगा जब मैं लंबाई भी 40 लूं, चौड़ाई भी मैं लार्जेस्ट लेके चलूं 40, और हाइट भी मैं 40 लेके चलूं लार्जेस्ट। लेकिन अगर मैं तीनों 40 40 40 कर दूंगा तो ये क्यूबॉइड के बजाय क्या बन जाएगा, क्यूब एक घन बन जाएगा। तो मुझे एक डायमेंशन 40 की बजाय क्या लेना पड़ेगा, 20 लेना पड़ेगा, 20 लेना पड़ेगा। क्लियर है? अब ये एक क्यूबॉइड है, ये 40 और ये 20, क्योंकि लार्जेस्ट साइड आपकी 40 है, स्मॉलेस्ट क्या दिख रही है आपको, 20 यहां पे दिख रही है। इस केस में क्या आएगा, आपके क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होगा वो मैक्सिमम होगा। 4 चौक 16 दूनी 32,000, ये आपके क्यूबॉइड का मैक्सिमम वॉल्यूम जाएगा। यानी कि आपके क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है 16,000 और 32,000 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो ना तो 36,000 आंसर पॉसिबल है, ना 42,000 पॉसिबल है, एक ही आंसर पॉसिबल है इनमें से 18,000, 18,000। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? 18,000। समझ में आया सबको? बहुत ही आसान सा सवाल था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे सवाल नंबर 15। बहुत ही बढ़िया सवाल है, ये भी मेंस के पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है आपको। ठीक, एक क्यूबॉइड ऑफ साइज 50, 40 एंड 30, एक क्यूबॉइड, इसकी डायमेंशन दे रखे हैं 50, 40, 30। इसको कट किया जाता है 8 आइडेंटिकल पार्ट्स में, 8 इक्वल पार्ट्स में बाय 3 कट्स, 3 कट्स द्वारा। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ 8 पार्ट्स, 8 पार्ट्स का टोटल सरफेस एरिया कितना है, ये आपसे पूछा है। ठीक है, सो मैं आपको इसको 2 तरीके से बताऊंगा। अब देखिए, सपोज 8 पार्ट्स में कट कैसे करेंगे। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आपको कि सपोज अपने पास है ये एक क्यूबॉइड, ये हो गया अपने पास एक क्यूबॉइड। इस क्यूबॉइड की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको दे रखी है। ये कितना दे रखा है आपको 50, ये कितना दे रखा है भाई आपको 40, 50 40, और ये कितना दे रखा है भाई आपको, अच्छा ये छूट गया, ये दे रखा है आपको 30। चलिए ये दे रखा है। अच्छा अब समझना, इसको 3 कट लगा के 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। सो एक कट में लगा रहा हूं ऐसे, ये क्यूबॉइड रखा हुआ है ऐसे वर्टिकली, ऐसे बीचों बीच से, तो देखो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा ऐसे। यदि मैं इसमें कट लगाऊंगा ऐसे, क्लियर है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, इसमें कट लगाया। अब मेरी बात समझना, क्यूबॉइड में होते क्या, 6 फेस होते हैं, टोटल 6 फेस होते हैं। 2 इस तरीके से फ्रंट व्यू वाले, 2 लेफ्ट राइट वाले, 2 टॉप बॉटम वाले, 2 इस तरीके से फ्रंट व्यू होगा, 2 लेफ्ट राइट होगा, और 2 आपका टॉप बॉटम होगा। टोटल 6 फेस होते हैं। इन सभी फेसेस के एरिया को जोड़ दे तभी तो आपका टोटल सरफेस एरिया मिलता है। अगर ये मैंने इस तरीके से कट मारा तो ये जो आपका टोटल सरफेस एरिया बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। देखिए ओरिजिनल क्यूबॉइड में ये सरफेस लेफ्ट राइट वाला तो है। जब मैंने ऐसे कट मारा तो आपके 2 पार्ट हो गए क्यूबॉइड के, ये सरफेस और ये सरफेस, यानी कि 2 रेक्टेंगल का सरफेस आपका बढ़ गया। यानी कि टोटल ये इस टाइप के टोटल आपके 4 रेक्टेंगल हो गए। आप समझ रहे हैं आप बात को? अगर मैं इस तरीके से कट मारूंगा तो क्यूबॉइड के लेफ्ट राइट वाले ये तो 2 रेक्टेंगल है, प्लस ये जो बीच में है एक तो इस पार्ट में चला गया, इस पार्ट में टोटल 4 रेक्टेंगल आपके हो गए। इस बार 4 रेक्टेंगल आपके हो गए। क्लियर है? चलिए अब दूसरा कट मैंने मारा है इस तरीके से, एक तो मैंने ऐसे मारा, एक मैंने मारा ऐसे आरी रख के ऐसे, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारे, अब 4 पार्ट हो जाएंगे। यानी कि एक कट हमने इस तरीके से यहां पे ये मार दिया है, ये वाला 4 पार्ट हो जाएंगे। क्लियर है? 4 पार्ट्स आपके हो जाएंगे। अब समझना ध्यान से, फ्रंट व्यू की बात कर रहा हूं, आप फ्रंट व्यू को ऐसे देखेंगे, ऐसे कट मारोगे तो फ्रंट व्यू और ये पीछे वाला बैक व्यू, 2 रेक्टेंगल तो रहेंगे, फ्रंट वाला बैक वाला 2 रेक्टेंगल तो होंगे। पर जैसे ही मैंने इसको इस तरीके से कट किया, आपके 2 रेक्टेंगल का एरिया और बढ़ गया, एक इस पार्ट में चला गया, एक इस पार्ट में, 2 रेक्टेंगल का एरिया और बढ़ गया, तो टोटल 4 रेक्टेंगल का एरिया बढ़ गया फ्रंट और टॉप पे भी। 4 रेक्टेंगल हो चुके आपके। अब क्या है कि एक कट मैंने इस तरीके से मारा, इस तरीके से हॉरिजॉन्टली, मिडिल में से, बीचों बीच में से, मिडिल में से हॉरिजॉन्टली, तो आपके अब कितने पार्ट हो जाएंगे, 8 पार्ट हो जाएंगे। इस तरीके से मैंने एक कट ये मारा, क्लियर है, 8 पार्ट आपके हो जाएंगे। इस तरीके से एक कट मैंने और मारा, और जब मैं इस तरीके से मारूंगा तो देखिए टॉप बॉटम का तो सरफेस है, बीच में 2 सरफेस और हो जाएंगे, अपर पार्ट में एक लोअर पार्ट में। सो कुल मिला के ईच फेस जैसे 4 रेक्टेंगल हो चुके, मेरे पास 4 रेक्टेंगल। अगर यहां पे ये 50, 40 और 30 दे रखी है डायमेंशन, तो जो 3 एडजेसेंट रेक्टेंगल होते हैं उनका सरफेस एरिया कितना होगा, 50 × 40 प्लस 40 × 30 प्लस 30 × 50, ये हो जाएगा। लेकिन अब यहां पे मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी, 4 से, क्योंकि ईच फेस जैसे आपके 4 रेक्टेंगल हो चुके हैं। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? बहुत आसान था भाई, 2 ये हैं और 2 बीच में आगे, तो टोटल 4 ले लिया, आगे पीछे 2 हैं, ऐसे बीच से काटा तो 2 2 4 हो गए। क्लियर है भाई? तो इस तरीके से 4 4 हो गए, 2000 1200 1500, कितना हो गया आपका 4700।
तो 4 इंटू 4700 0 0 4 7 28 का 8 4 तक 16 2 18 18,800 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका करेक्ट आंसर होगा। दैट मींस फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, कोई समस्या इसमें किसी प्रकार की? तो ये आपका सही जवाब था। ठीक है भाई, चलिए। अच्छा, आप कुछ स्टूडेंट इसको दूसरी तरीके से भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी कर सकते हो। अगर मैं यहां पे ईच पार्ट की बात करूं, जैसे मैंने ये कट मारा, ये कट मार के ऐसे मैंने रेक्टेंगल की इसकी क्यूबॉइड की लंबाई को आधा कर दिया, चौड़ाई को आधा कर दिया, हाइट को आधा कर दिया। सो अगर मैं एक पार्ट की बात करूं, सपोज मैं ये वाले ईच पार्ट की बात करूं, ये जो पार्ट है कॉर्नर, इस वाले पार्ट की बात करूं, सो इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई और इसकी हाइट क्या है आपकी? आधी आधी हो गई है। ओरिजिनल क्यूबॉइड की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का यानी कि कितनी हो चुकी है? 25 20 और 15 हो चुकी है। 25 20 और 15 ये हो चुकी है। क्लियर है? अगर मैं ये भी क्या बन गया, इस तरीके से कट करने से ईच पार्ट एक क्यूबॉइड बन चुका है। अगर मैं इस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया निकाल लूं तो 2 इंटू ये कितना LB प्लस BH प्लस HL यही हो जाएगा। ये आपके एक पार्ट का टोटल सरफेस एरिया आ गया, जो 8 पार्ट है उनमें से एक पार्ट का। लेकिन हमारे पास इस तरीके से टोटल 8 पार्ट है, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इन 8 पार्ट्स का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, जो कि 18,800 के इक्वल ही होगा। सो अभी भी आपका आंसर 18,800 इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते थे। क्लियर है, कोई समस्या? आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 16। यस, बहुत ही आसान सा सवाल है। एक गोडाउन इज 15 मीटर लॉन्ग एंड 12 मीटर ब्रॉड। आपके पास एक गोडाउन है जिसकी लंबाई दे रखी है 15 मीटर, जिसकी चौड़ाई कितनी दे रखी है? 12 मीटर। ठीक है। द सम ऑफ एरिया फ्लोर एंड द सीलिंग इज इक्वल टू द सम ऑफ एरिया 4 वॉल्स। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ गोडाउन। गोडाउन का वॉल्यूम क्या है? बहुत आसान सा सवाल है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि जो सम ऑफ एरिया फ्लोर एंड सीलिंग, फ्लोर एंड सीलिंग यानी कि ये जो आपकी, ये है आपका फ्लोर और ये जो आपकी छत है, फ्लोर और छत के एरिया का सम बराबर है चारों दीवारों के क्षेत्रफल के सम के। तो अगर मैं इस तरीके से एक चीज बनाता हूं, समझते रहना, ये है आपका एक क्यूबॉइड बनाया मैंने, ये इस तरीके से क्यूबॉइड बन गया। सो इसके अकॉर्डिंग जो आपकी, ये मैंने लंबाई L मान ली, ये मैंने चौड़ाई B मान ली और ये हाइट H मान ली। सो आपकी जो ये जो फ्लोर है ये रेक्टेंगल LB, सीलिंग है रेक्टेंगल LB, तो इनका जो सम होगा फ्लोर और सीलिंग का वो कितना हो जाएगा? 2LB। अब जो चार दीवार बची रेक्टेंगल BH और रेक्टेंगल HL और HL, चारों दीवारों का टोटल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ BH प्लस HL, और ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर दिया। फ्लोर का एरिया इक्वल टू चारों दीवारों का एरिया। क्लियर है, सिंपल सी बात है। सो यहां से 2 से 2 कट गया। मुझे चाहिए क्या क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? हाइट चाहिए। आपसे पूछा क्या क्वेश्चन में? वॉल्यूम, आयतन ही तो पूछा है। मुझे लंबाई पता है, मुझे चौड़ाई पता है, अगर हाइट H और पता लग जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। सो यहां पे L इंटू B यानी कि कितना पुट कर देंगे? 15 इंटू 12। H कॉमन ले लेंगे, L प्लस B ब्रैकेट में 15 प्लस 12 27। सो H बराबर कितना आ जाएगा आपका? 180 बटे 27 यानी कि 20/3, 20/3 ये आ जाएगा आपका 20/3 मीटर। क्लियर है? सो हाइट कितनी आ गई गोडाउन की? 20/3 मीटर। पूछा है गोडाउन का वॉल्यूम, सो कितना हो जाएगा? 15 इंटू 12 इंटू 20/3 यानी कि 3 चौक 12, 60 इंटू 20 यानी कि 1200 मीटर क्यूब ये गोडाउन का वॉल्यूम हो जाएगा। ए ऑप्शन। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 17। वेरी गुड, ये बहुत अच्छा सवाल है और इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के सवाल पेपर में आते हैं, ध्यान से समझना आपको। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। थोड़ी कैलकुलेशन होती है, पर कैलकुलेशन भी तमीज के साथ करनी है, पर जो एप्रोप्रिएट तरीका है वो आपको जरूर आना चाहिए। द डायमेंशन ऑफ ए फील्ड आर 20 मीटर बाई 9 मीटर। एक फील्ड की डायमेंशन है जो कितनी दे रखी है? 20 इंटू 9। सो आपके पास है एक फील्ड, इस तरीके से हो गया। ये मैंने मान लिया ये फील्ड है, 20 मीटर लंबा है और ये आपका 9 मीटर चौड़ा है। A pit 10 meter long, 4.5 meter wide and 3 meter deep is dug in one corner of the field and the earth removed has been evenly spread over the remaining area of the field. ये बोला गया कि क्वेश्चन में इस फील्ड के एक कॉर्नर पे यहां पे एक गड्ढा खोदा गया। ये गड्ढा जो है तुम्हारा 10 मीटर तो लंबा है, 4.5 मीटर ये चौड़ा है और ये 3 मीटर डीप है। ऐसे यहां पे गड्ढा खोद दिया और इस गड्ढे से, पिट से मिट्टी बाहर निकाल दी। इस पिट से ऐसे गड्ढा खोद के 10 मीटर लंबा, 4.5 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा ऐसे खोद के हमने मिट्टी बाहर निकाल दी और इस मिट्टी को फैला दिया हमने यहां पे, यानी कि बचे हुए फील्ड पे। इस तरीके से, इस तरीके से मिट्टी को हमने फैला दिया यहां पे, इस तरीके से आपका बचे हुए फील्ड पे यहां पे। कोई समस्या इसमें? किस प्रकार की? इवनली हमने उसको फैला दिया है, ऊंचा नीचा नहीं रखा, कहीं से हमने एकदम एक साथ फैलाया है। ठीक है भाई। सो पूछा है व्हाट विल बी द राइज इन हाइट ऑफ द फील्ड एज ए रिजल्ट ऑफ दिस ऑपरेशन। सो फील्ड की जो हाइट है उसमें कितना राइज हो जाएगा? बहुत ही आसान सवाल है। सबसे पहले तो देखो, हमको करना क्या होता है, हमेशा ऐसे सवाल में वॉल्यूम, आयतन को इक्वल रखना होता है वॉल्यूम को। हमने किया क्या, यहां से जो हमने मिट्टी निकाली है 10 मीटर लंबा, 4.5 मीटर चौड़ा और 3 मीटर डीप है आपका गड्ढा, तो जो मिट्टी निकाली गई है उसका आयतन कितना होगा? उसका आयतन होगा ये 10 इंटू 4.5 इंटू 3 मीटर क्यूब। ये गड्ढे से निकाली गई मिट्टी का आयतन है और ये मिट्टी फैलाई गई है फील्ड के बाकी बचे खुचे एरिया पे। फील्ड का बाकी बचा खुचा एरिया है कितना? 20 निम्मा 180 टोटल फील्ड का एरिया है, माइनस देखो यहां से तो मिट्टी निकाली गई है 10 इंटू 4.5 यानी कि 45 मीटर स्क्वायर एरिया से तो मिट्टी निकाली गई। सो बाकी बचा कुचा एरिया है कितना? 180 माइनस 45, जहां पे मिट्टी फैलाई गई है। तो इतने रीजन पे जहां पे मैंने प्लस प्लस किया है वहां पे मिट्टी फैलाई गई है, वो रीजन कितना है? 180 माइनस 45। और सपोज मिट्टी का जो लेवल है वो h हाइट तक बढ़ रहा है तो इंटू h, ये बराबर होना चाहिए कि नहीं?
बताइए कोई समस्या इसमें किसी प्रकार की? मिट्टी से सॉरी गड्ढे से निकाली गई मिट्टी का आयतन ये है, फील्ड पे जो बिछाई गई मिट्टी है उसका टोटल वॉल्यूम कितना है भाई? टोटल एरिया 180 - 45 पे बिछाई गई है, टोटल ये वॉल्यूम वो एरिया है। और सपोज h हाइट मिट्टी का लेवल बढ़ता है इनटू h इक्वल कर देंगे। सो 45 दिया, ये कितना हो जाएगा आपका 135। 180 - 45 कितना हो जाएगा 135। 135 से 135 कैंसिल और h बराबर कितना आ जाएगा आपका 1 मीटर। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो कितना हो जाएगा 1 मीटर, यानी कि ए ऑप्शन। क्लियर? सिंपल सा सवाल है, बहुत ही आसान सा। सवाल नंबर 18, A rectangular tank of dimension 24 meter into 12 meter into 8 meter is inside a rectangular field 60 meter long and 20 meter broad. The earth taken out is evenly spread over the field. By how much will the level of field rise? देखिए सेम वही क्वेश्चन है, इस बार डाटा बस थोड़ा सा डिफिकल्ट लिया है। आपके पास है एक रेक्टेंगुलर टैंक, इस तरीके से मान लीजिए ना, ओके। हाँ, ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसकी लंबाई कितनी दी है 60 मीटर और इसकी चौड़ाई कितनी दी है इस तरीके से ये 20 मीटर दी है। रेक्टेंगुलर टैंक 24 × 12 × 8 मीटर का डायमेंशन का इसके अंदर खोदा जाता है। अर्थ टेकन आउट, जो मिट्टी बाहर निकलती है उसको फील्ड के बाकी बचे एरिया पे इवनली स्प्रेड किया जाता है। तो मिट्टी का लेवल कितना बढ़ जाएगा फील्ड का लेवल? तो कुछ नहीं करना, ये फील्ड है 60 मीटर लंबा 20 मीटर चौड़ा, यहां पे इस तरीके से एक आपका एक गड्ढा खोदा गया है। इसकी डायमेंशन दी हुई है कि 24 मीटर लंबा है, ये 12 मीटर वाइड है और ये 8 मीटर डीप है। तो यहां से आपने अर्थ खोद के बाहर निकाल ली मिट्टी, क्लियर है? और उस मिट्टी को आपने इस फील्ड के बचे कुचे एरिया पे इस तरीके से इवनली स्प्रेड कर दिया। यहां पे इस तरीके से आपने उसको इवनली स्प्रेड कर दिया, क्लियर है? गुड आउट। यहां पे बचे कुचे एरिया में उसको इवनली स्प्रेड कर दिया। आपसे पूछा कि मिट्टी का लेवल कितना बढ़ जाएगा, तो बहुत आसान बात, इस गड्ढे से कितनी मिट्टी निकाली गई है? तो देखिए 24 मीटर तो लंबा है, 12 मीटर ये वाइड है और 8 मीटर डीप है। इतनी मिट्टी इस गड्ढे से बाहर निकाली गई है। और उस बाहर निकाली मिट्टी को फील्ड के बाकी बचे कुचे एरिया पे इवनली बिछाया गया है। सो कितने एरिया पे बिछाया गया वो देखते हैं पहले। 60 है और ये 20, तो कितने पे बिछाया गया है? टोटल फील्ड का एरिया था 60 × 20, उसमें से माइनस कर देंगे ये गड्ढे का ये जो क्षेत्रफल है, जो 24 × 12 मीटर, ये भी तो फील्ड ही बन जाएगा ना 24 × 12। सो इतने मीटर स्क्वायर एरिया पे आपकी मिट्टी बिछाई गई है। और सपोज मिट्टी का लेवल h बढ़ता है तो इनटू h हमने इसको इक्वल कर दिया। मतलब गड्ढे से निकाली गई मिट्टी का आयतन हमने इक्वल कर दिया फील्ड पे बिछाई गई मिट्टी के आयतन के। ये इतने वॉल्यूम मिट्टी निकाली गई गड्ढे से और ये आपका यहां पे इस फील्ड पे इवनली स्प्रेड कर दिया गया है। कोई समस्या इसमें? बहुत ही आसान है। तो देखिए कितना हो जाएगा 24 × 12 × 8 बटे 60 × 20 1200 - 288। तो 200 कम करो 88 कम करो तो कितना आ जाएगा आपका 912। कितना आ जाएगा 912 बराबर किसका आ जाएगा h के। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ओके, फिर यहां पे किसे काट लेते हैं हम? 3 से काट लेते हैं, 3 8 24 और ये 3 0 और ये 4। क्लियर है भाई? फिर हम किसे काट लेते हैं 4 से, तो 4 3 12 4 7 28 और 2 4 6 24। फिर किसले काट देते हैं हम यहाँ पे 4 से, तो 4 दूनी 8 और ये 19। सो 8 3 24 दूनी 48 बटे 19 आ गया आपका h। h कितना आ गया 48 बटे 19 मीटर। आंसर डिवाइड करके दे रखा है तो 19 दूनी 38, 10 बच जाएगा, 19 पंजे 95, तो 2.5 समथिंग आंसर आएगा। एक ही ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन, 2.526 मीटर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? कोई समस्या इसमें किसी प्रकार की? बहुत ही आसान सा सवाल था, इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर 19। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस टाइप के सवाल आपको जरूर आने चाहिए क्योंकि पेपर में इस टाइप के सवाल भर भर के आते हैं, प्री में भी, मेंस में भी, सीडीएस में भी, हर एग्जाम में। A field is in the form a rectangle of length 20 मीटर and width 24 मीटर। आपके पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, कुछ इस तरीके से बताया गया है। सो इस रेक्टेंगुलर फील्ड की जो लंबाई बताई गई है वो लंबाई है 20 मीटर और इसकी जो चौड़ाई बताई गई है, चौड़ाई बताई गई है 14 मीटर। लंबाई है 20 मीटर, चौड़ाई है 14 मीटर। ए पिट 6 मीटर लॉन्ग, 3 मीटर वाइड एंड 2.5 मीटर डीप इज डग इन ए कॉर्नर ऑफ द फील्ड। सो इस फील्ड के कॉर्नर में एक यहां पे गड्ढा इस तरीके से खोदा गया है। ये गड्ढा है आपका 6 मीटर लॉन्ग, 3 मीटर वाइड एंड 2.5 मीटर डीप। सो यहां से गड्ढा खोदा गया इस तरीके से, ठीक है। फिर क्या बोला है इन कॉर्नर ऑफ द फील्ड, तो एक गड्ढा 6 मीटर लंबा, 3 मीटर चौड़ा, 2.5 मीटर गहरा इस फील्ड में खोदा गया है कॉर्नर पे, ठीक है। एंड द अर्थ टेकन आउट ऑफ द पिट इज स्प्रेड यूनिफॉर्मली ओवर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फील्ड इन ऑर्डर टू रेज द हाइट ऑफ द फील्ड बाय 30 सेंटीमीटर। और इस गड्ढे से जो मिट्टी निकाली गई उस मिट्टी को फील्ड के बाकी बचे खुचे क्षेत्रफल पे फैला दिया गया। फील्ड की जो हाइट है उसको 30 सेंटीमीटर बढ़ाने के लिए, फील्ड की जो हाइट का जो लेवल है उसको 30 सेंटीमीटर बढ़ाने के लिए हाउ मच मोर सॉइल इज रिक्वायर्ड, कितनी और मिट्टी की आवश्यकता होगी। सो क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि आपके पास एक फील्ड है जिसकी लंबाई 20, चौड़ाई 14, उसके कॉर्नर पे गड्ढा किया, गड्ढे से मिट्टी निकाली, मिट्टी को फील्ड पे फैलाया गया। इस तरीके से फैलाया गया कि हमको फील्ड की जो हाइट है उसको 30 सेंटीमीटर ऊंचा करना था, लेकिन गड्ढे से निकाली मिट्टी इतनी पर्याप्त नहीं है कि आप फील्ड के लेवल को 30 सेंटीमीटर ऊंचा कर पाओ, तो आपको एक्स्ट्रा सॉइल चाहिए, एक्स्ट्रा मिट्टी चाहिए। तो आपसे यही पूछा कि कितनी मिट्टी एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड होगी, उसका वॉल्यूम आपसे पूछा है। अब सिंपल सी बात है, बहुत ही आसान है। यहां गड्ढे से मिट्टी निकाली और यहां पे इस तरीके से हमको फैलाना है जिससे कि फील्ड का जो लेवल है वो 30 सेंटीमीटर बढ़ जाए मिट्टी का। ना समझेंगे कि अगर हम यहां से गड्ढे से मिट्टी निकाल रहे हैं तो निकाली गई मिट्टी का वॉल्यूम कितना है, गड्ढे से निकाली गई मिट्टी का वॉल्यूम कितना है, निकाली गई सॉइल का वॉल्यूम कितना है, गड्ढे से निकाली गई मिट्टी का आयतन कितना है। सो बहुत आसान है। देखिए 6 मीटर तो लंबा गड्ढा था, 3 मीटर चौड़ा था, 2.5 मीटर डीप था, तो कितना आ जाएगा 45 मीटर क्यूब।
गड्ढे से जो मिट्टी निकाली गई है उसका आयतन कितना है भाई? 45 मीटर क्यूब है। ये गड्ढे से निकाली गई मिट्टी का आयतन है 45 मीटर क्यूब। आप सुनिए बात को, हमको फील्ड का जो लेवल है वो 30 सेंटीमीटर राइज करना है। अब गड्ढे से तो मिट्टी निकाली तो फील्ड तो यही बचा जहां पे मैंने प्लस प्लस किया है। इस एरिया पे आपको फील्ड का लेवल 30 सेंटीमीटर राइज करना है। सो ये एरिया है कितना? फील्ड की लंबाई है 20 और ये चौड़ाई है 14, तो पूरे फील्ड का एरिया है 20 इंटू 14। इसमें से गड्ढे का जो क्षेत्रफल है 6 इंटू 3, ये माइनस कीजिए, यानी कि इतने एरिया पे आपको मिट्टी का लेवल 30 सेंटीमीटर बढ़ाना है। ये सब कुछ मीटर में दे रखा है, तो 30 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है मीटर में? 0.3 मीटर। मीटर में लिखना पड़ेगा ना, इंटू 0.3 मीटर, यानी कि हमको इतनी मिट्टी चाहिए, इतनी मिट्टी रिक्वायर्ड होगी बचे हुए फील्ड का जो लेवल है 30 सेंटीमीटर या फिर 0.3 मीटर उठाने के लिए। भाई ये तो है एरिया, एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कीजिए, टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। तो कितना है ये? 280 माइनस 18 यानी कि 262 इंटू 0.3 यानी कि 78.6 मीटर क्यूब। सो 78.6 मीटर क्यूब मिट्टी आपको चाहिए फील्ड का लेवल 30 सेंटीमीटर बढ़ाने के लिए। बट आपके पास सॉइल है कितनी? सिर्फ और सिर्फ 45 मीटर क्यूब ही है। सो कितनी एक्स्ट्रा सॉइल आपको चाहिए ये तो पूछा। तो 78.6 में से माइनस कर देंगे 45, तो आंसर कितना आ जाएगा? 33.6 मीटर क्यूब सॉइल आपको एक्स्ट्रा चाहिए फील्ड पे लेवल बढ़ाने के लिए मिट्टी का। क्लियर है? सो ये आपका आंसर होगा डी ऑप्शन। बहुत ही आसान सा सवाल था। ठीक, सवाल नंबर 20। यस, इजी क्वेश्चन है। 2 सेंटीमीटर ऑफ रेन हैज फॉलन ऑन ए स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड। मतलब आपके पास एक लैंड है, एक इस तरीके से खेत है और उसका एरिया दे रखा है 1 स्क्वायर किलोमीटर। स्क्वायर किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर ऑन ए स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड। स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया दे रखा है, ठीक है। और उसमें बारिश होती है 2 सेंटीमीटर। एज्यूमिंग दैट 40% ऑफ द रेन ड्रॉप्स कुड हैव बीन कलेक्टेड। ये एज्यूम करते हुए कि हमने 40% रेन ड्रॉप्स को क्या कर लिया? कलेक्ट कर लिया। एंड कंटेन्ड इन ए पूल, और एक पूल में इकट्ठा कर लिया जिसकी डायमेंशन है 200 मीटर इंटू 20 मीटर। बाई वॉट लेवल वुड द वाटर लेवल इन द पूल हैव इंक्रीज्ड। सो पूल में वाटर का लेवल कितना इंक्रीज हो जाएगा, ये आपसे पूछा है। बहुत ही आसान सा सवाल है, समझेंगे ध्यान से कि अगर आपके पास इस तरीके से एक स्क्वायर किलोमीटर फील्ड है तो इस फील्ड का जो टोटल एरिया है सब कुछ मीटर में लिखना है आपको, क्योंकि आंसर मीटर में दिया है। स्क्वायर किलोमीटर का मतलब देखिए 1 स्क्वायर किलोमीटर है एरिया। सो 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर, 1000 का मतलब 10 टू द पावर 3 और स्क्वायर है तो पावर 2, यानी कि 10 की पावर 6 मीटर स्क्वायर। 10 की पावर 6 मीटर स्क्वायर। तो ये जो फील्ड है ना भाई, इसका ये जो एरिया है 10 टू द पावर 6 मीटर स्क्वायर है। फील्ड का एरिया 10 टू द पावर 6 मीटर स्क्वायर। ठीक, चलिए अब इस फील्ड में जो बारिश हुई है वो 2 सेंटीमीटर हुई है। 2 सेंटीमीटर रेन का मतलब क्या है? बारिश को नापते ही सेंटीमीटर में। कि अगर आपके पास जैसे सपोज समतल भूमि है तो बारिश होने की वजह से पानी का लेवल जो है कितनी ऊंचाई तक पानी भर जाता है जमीन में, वो होता है 2 सेंटीमीटर रेन। कि जैसे पानी का लेवल यहां, अगर पानी सपोज 2-2 सेंटीमीटर की हाइट तक भर गया तो कितनी बारिश हुई? 2 सेंटीमीटर रेन हुई है। तो पानी का लेवल कितना बड़ा है? 2 सेंटीमीटर। सो फील्ड में टोटल पानी का वॉल्यूम कितना होगा? इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -2, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। सो ये फील्ड में है टोटल पानी का वॉल्यूम। क्लियर? पर दुख की बात यह है कि हम सिर्फ 40% पानी ही कलेक्ट कर पाए। हम सिर्फ 40% पानी कलेक्ट कर पाए। 40% का मतलब 40% का मतलब 0.4 या फिर 4 इंटू 10 की पावर -1। 40% का मतलब कितना हो गया? 0.4 या फिर 4 इंटू 10 की पावर -1। सो ये इतना पानी हम कलेक्ट कर पाए और इस पानी को क्या किया हमने? कलेक्ट करके पूल में डाल दिया, जिस पूल का जो बेस है वो 200 मीटर तो लंबा है और 20 मीटर वाइड है। इस पूल में डाल दिया और पूछा कि पूल में पानी का लेवल कितना इंक्रीज हो जाएगा। सपोज पूल में पानी का जो लेवल है वो h मीटर इंक्रीज हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई किससे कर दिया हमने? h से। सपोज पूल में पानी का लेवल h मीटर इंक्रीज हो जाएगा, मल्टीप्लाई किससे कर दिया हमने? h से। क्लियर है? कोई समस्या? आसान है, बस कैलकुलेशन करनी है हमको। h की वैल्यू निकालनी है तो देखिए कितना हो गया तुम्हारा 10 टू द पावर 6 इंटू 10 टू द पावर 2 10 टू द पावर -1, तो कितना रह जाएगा? 10 की पावर 3 और इंटू 2 इंटू 4 कितना हो गया? 8 बटे ये नीचे आएगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और 10 की पावर कितना हो जाएगा तुम्हारा? 3। 10 की पावर 3 से 10 की पावर 3, 4 से आपका 8 दो बार। सो आंसर कितना जाएगा आपका? 2 मीटर। 2 मीटर आपका सही आंसर होगा, फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर? कोई समस्या? तो बहुत ही आसान सा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। यस, ये बढ़िया सवाल है, आपको ध्यान से समझना है और इंपॉर्टेंट भी है। द एक्सटर्नल डायमेंशन ऑफ ए वुडन बॉक्स क्लोज्ड एट बोथ एंड्स आर 24 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, and the thickness of the wood is 5 millimeter. If the empty back box weighs 7.35 kilogram, find the weight of 1 cubic centimeter of wood. क्लियर है? समझना ध्यान से। आपके पास एक इस तरीके से ये बॉक्स है। ये क्या है आपका? इस सॉलिड नहीं है बॉक्स, ये खोखला है। ये सॉलिड नहीं है, खोखला है इस तरीके से। तो इसका यहां पे ये कुछ ही पार्ट इसका आपका ये सॉलिड होगा, यहां पे इसका ये कुछ ही पार्ट आपका ये सॉलिड होगा। तो इस तरीके से आपका ये बॉक्स है, इसका सिर्फ ये वाला जो पार्ट है ये सॉलिड है। ठीक है, चलिए बस ये वाला पार्ट इसका ये सॉलिड है। कोई समस्या इसमें? चलिए अब समझना है आपको कि हुआ क्या, क्वेश्चन में हुआ क्या। क्वेश्चन में दिया हुआ है इस जो बॉक्स की एक्सटर्नल डायमेंशन है वो 24 इंटू 16 इंटू 10 है। तो एक्सटर्नल डायमेंशन दी हुई है 24 इंटू 16 इंटू 10 सेंटीमीटर।
एंड द थिकनेस ऑफ वुड इज 5 मिलीमीटर और इसकी वुड की थिकनेस कितनी दी हुई है 5 मिलीमीटर। अच्छा 5 मिलीमीटर वुड की थिकनेस दी हुई है, वुड का बॉक्स है। यदि बॉक्स का वजन 7.35 किलोग्राम है, इस बॉक्स का वेट जो दे रखा है वो 7.35 किलोग्राम दे रखा है। फाइंड द वेट ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वुड, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वुड का वेट कितना है, ये आपसे पूछा है। आपसे यहां पे 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का वेट पूछा है, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वुड का वेट, लकड़ी का वजन 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा। एक्चुअली में यहां पे जो आपसे पूछा है वो डेंसिटी ऑफ वुड पूछे कि वुड की डेंसिटी क्या है। डेंसिटी आपसे क्या पूछे, डेंसिटी ऑफ वुड पूछी है। डेंसिटी ऑफ वुड, वुड का क्या पूछा आपसे, घनत्व पूछा है। घनत्व होता क्या है कि जैसे यहां पे 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वुड का वेट पूछा है। अगर मैं एक छोटा सा क्यूब लूं, अगर मैं एक छोटा सा क्यूब लूं जिसकी लंबाई भी 1 सेंटीमीटर हो, चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर हो, हाइट भी 1 सेंटीमीटर हो, मैं एक छोटा सा क्यूब लूं जिसकी लंबाई भी 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर, हाइट भी 1 सेंटीमीटर, तो उस क्यूब का वॉल्यूम बताइए कितना होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा। उस क्यूब का वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा, उस क्यूब का वेट जितना होगा, उस क्यूब का वजन जितना होगा, वही उस धातु का, चाहे किसी भी धातु का क्यूब हो, वही उस धातु की डेंसिटी होगी। सो किसी भी धातु की डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, मास बटे वॉल्यूम, मास बटे वॉल्यूम या फिर द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। क्लियर है, कोई डाउट किसी को। सपोज किसी वस्तु के 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट 40 ग्राम है, तो उसकी घनत्व कितना होगा, 40 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में उसका वजन कितना है धातु का, 40 किलोग्राम का पड़ता है। ये होती है डेंसिटी। सो आपको भी यहां पे यही चीज निकालनी है। तो आपको पता है कि लकड़ी का जो वेट है वो तो पता है 7.35 किलोग्राम। यदि आपको लकड़ी का आयतन या फिर वॉल्यूम और पता लग जाए तो क्वेश्चन सॉल्व। सो मेरा यहां पे टारगेट है इस लकड़ी के बॉक्स जो बना हुआ है इसका वॉल्यूम निकालना। ये बॉक्स खोखला है, जो पार्ट आपको यहां पे दिखाई दे रहा फिगर में, सिर्फ वहीं पे आपकी वुड या लकड़ी यूज हुई है। अब इस लकड़ी का वॉल्यूम निकलेगा कैसे, अगर हम बाहर वाले क्यूब के वॉल्यूम में से अंदर वाले क्यूब का वॉल्यूम घटा दे तो आपके वुड का वॉल्यूम आ जाएगा, आपके वुड का वॉल्यूम आ जाएगा। सो मुझे निकालना है यहां पे वुड का वॉल्यूम। सो बाहर वाले क्यूब के वॉल्यूम में से मैं अंदर वाले क्यूब का वॉल्यूम माइनस कर दूंगा। तो बाहर वाले की एक्सटर्नल डायमेंशन ही दे रखी है आपको 24 × 16 × 10। सो ये आ जाएगा बाहर वाले क्यूबॉइड का वॉल्यूम, और उसमें से माइनस कर दूंगा अंदर वाले क्यूबॉइड का वॉल्यूम। अब यहां पे ये जो आपका बॉक्स है, वुडन बॉक्स है, इसकी जो थिकनेस दे रखी है 5 मिलीमीटर। सो अंदर के केस में देखिए 5 मिलीमीटर यहां से चौड़ा हो जाएगा, 5 मिलीमीटर इधर से, तो 5 मिलीमीटर टोटल कितना होगा, 10 मिलीमीटर। 10 मिलीमीटर का मतलब 1 सेंटीमीटर, यानी कि अंदर वाला जो बॉक्स होगा उसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर कम, यानी कि कितनी रही होगी, 23। कितनी रही होगी, 23। अगर मैं चौड़ाई की बात करूं तो बाहर वाले की चौड़ाई है 16, 5 मिलीमीटर कम हो गया तो कितना कम हो गया तुम्हारा, 10 मिलीमीटर यानी कि 1 सेंटीमीटर। तो अंदर वाले बॉक्स की चौड़ाई 15। इसी तरीके से हाइट भी कितनी रही होगी, 9। गलती नहीं कर देनी है, 5 मिलीमीटर इधर से कम होगा तो 5 इधर से भी कम होगा, तो टोटल 10 मिलीमीटर यानी कि 1 सेंटीमीटर कम होगा। सो ये है बाहर वाले वुड का वॉल्यूम, वुडन बॉक्स का, ये अंदर वाले वुडन बॉक्स का वॉल्यूम, और इसमें से माइनस कर दिया तो मुझे पता चल गया कि कितनी वुड यूज हुई है इस बॉक्स को बनाने में। ये टोटल वुड का वॉल्यूम आ गया। क्लियर है, कोई डाउट इसमें। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा ये 735 सेंटीमीटर क्यूब, 735 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है। आपसे पूछा है 1 सेंटीमीटर क्यूबिक वुड का वेट कितना है, आपसे डेंसिटी पूछी है। अच्छा, डेंसिटी सभी को पता है कि मास बटे वॉल्यूम कितना है, 735 सेंटीमीटर क्यूब का वेट है 7.35 किलोग्राम। 735 सेंटीमीटर क्यूब का वेट है 7.35 किलोग्राम या फिर 7350 ग्राम। भाई 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं ना, आंसर आपका ग्राम में दे रखा है। सो 735 सेंटीमीटर क्यूब का वेट है 7350 ग्राम। सो 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट कितना होगा, 7350 बटे 735 हो जाएगा, ये आपका 10 बार चला जाएगा, यानी कि 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। डेंसिटी कितनी आ जाएगी आपकी वुड की, 10, फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर, कोई डाउट इसमें? तो बहुत ही आसान सा सवाल था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। ओके, देखिए बहुत ही बढ़िया सवाल है, ध्यान से समझना है। ए रूम इज 36 मीटर लॉन्ग, 12 मीटर वाइड एंड 10 मीटर हाई। आपके पास एक कमरा है जो 36 मीटर लंबा है, 12 मीटर चौड़ा है और 10 मीटर ये गहरा है। ओके, 10 मीटर ऊंचा है, ठीक है। इट हैज 6 विंडो, उस रूम में 6 विंडो हैं। ईच विंडो की डायमेंशन दे रखी है 3 × 2.5 मीटर। एक दरवाजा है, उसकी डायमेंशन दे रखी है 9.5 × 6। एक उसमें चिमनी है, चिमनी की डायमेंशन दे रखी है 4 × 4.5। सो फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑफ पेपरिंग इट्स वॉल्स। उस कमरे की जो दीवारें हैं उसकी पेपरिंग करने में कितना खर्च आएगा, एट द रेट ऑफ 70 पैसा पर मीटर, 70 पैसा पर मीटर के हिसाब से। यदि पेपर की जो विड्थ है वो 1.2 मीटर है, यदि जो उस पर पेपर यूज हो रहा है उसकी जो चौड़ाई है वो 1.2 मीटर है। तो देखते ही मैं आंसर बता सकता हूं, वैसे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आंसर है इसका, सॉरी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आंसर से 7 का मल्टीपल आएगा। भाई 70 पैसा बोला है ना, 70 पैसा बोला है तो आंसर 7 का मल्टीपल आएगा। तो 2 ऑप्शन आप यहां से हटा सकते थे। आंसर या तो ए ऑप्शन होगा या फिर आंसर आपका सी ऑप्शन होगा। 2 ऑप्शन इसका आंसर हो सकते हैं। अच्छा, समझेंगे ध्यान से। क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है कि आपके पास एक कमरा है, कमरे में दरवाजा है, उसमें खिड़कियां हैं 6, उसमें चिमनी है। सो बाकी बचा कुछ जो कमरे पे दीवार बची, उस पर बिछाना है मुझे पेपर। उस पेपर की चौड़ाई 1.2 मीटर है और पेपर को बिछाने का जो खर्चा है वो 70 पैसा पर मीटर के हिसाब से आ रहा है। 1 मीटर पे 70 पैसे का खर्चा आ रहा है। क्लियर है। तो आपसे पूछा है कि कितना वो लगेगा, आपका कितना खर्चा आ जाएगा। ठीक, कोई डाउट? सो बहुत ही आसान सा सवाल है, ध्यान से समझते हैं। चलिए
अगर मैं रूम की चारों दीवारों पे बिछाना है पेपर, फ्लोर पे, टॉप पे नहीं, तो रूम की जो 4 दीवार होंगी उनका टोटल क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू हाइट, यानी कि 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। क्लियर है भाई? भाई जैसे ये आपका रूम है, इस तरीके से आपका ये रूम होगा, टॉप या फ्लोर को इंक्लूड नहीं करना है, तो ये तो हो जाएगी लंबाई इंटू चौड़ाई, इन दोनों रेक्टेंगल्स को आपको इंक्लूड नहीं करना है, एल इंटू बी वाले को। सो बाकी बचा क्या? चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस ब्रेथ इंटू चौड़ाई, यानी कि एल प्लस बी इंटू एच। ये रूम की चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ गया, ये रूम की चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ चुका है। क्लियर? कोई समस्या? अब इसमें से घटाइए आप 6 विंडो का क्षेत्रफल, क्योंकि विंडो पे तो पेपरिंग होगी नहीं, तो 6 विंडोज का, एक विंडो का क्षेत्रफल है 3 इंटू 2.5, तो 6 विंडो का इतना होगा, 6 खिड़कियों का। इसमें से आप घटाइए एक दरवाजे का क्षेत्रफल, यानी कि 9.5 इंटू 6, मैंने दरवाजे का क्षेत्रफल भी माइनस कर दिया। इसमें से घटा दीजिए आप एक फायर चिमनी का क्षेत्रफल, यानी कि 4 इंटू 4.5, 4 इंटू 4.5, ये सब मैंने माइनस कर दिया। तो ये क्या है? अल्टीमेटली ये आपका वो एरिया है जहां पे आपको पेपर बिछाना है, इतने क्षेत्रफल पे आपको पेपर बिछाना है। क्लियर है कि पूरे रूम के क्षेत्रफल में से, रूम के चारों दीवारों के क्षेत्रफल में से मैंने 6 खिड़कियों का, आपके दरवाजे का और आपकी चिमनी का क्षेत्रफल माइनस कर दिया। इतने मीटर स्क्वायर पे आपको पेपर बिछाना है, और पेपर इतने मीटर स्क्वायर एरिया पे बिछाना है, और उस पेपर की जो चौड़ाई है वो 1.2 मीटर है, तो इसको डिवाइड कीजिए 1.2 मीटर से, यानी कि इतना लेंथ पेपर आपको यूज करना पड़ेगा। भाई मीटर स्क्वायर से जब मैं मीटर को डिवाइड करूंगा तो यूनिट क्या आएगी? मीटर, मीटर आएगी यूनिट। कहने का मतलब है इतने मीटर स्क्वायर एरिया था आपका, मैंने इसको पेपर की चौड़ाई 1.2 मीटर से डिवाइड किया, तो इतने लेंथ आपको पेपर यूज करना पड़ेगा। और पेपर बिछाने का जो खर्चा है 1 मीटर का 70 पैसा है, सो इतने मीटर का 70 पैसा, यानी कि 0.7 रुपी पर मीटर के हिसाब से कितना होगा? 0.7 रुपए पर मीटर के हिसाब से कितना खर्चा होगा? तो मल्टीप्लाई कर देंगे 0.7 से, 0.7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? बहुत ही आसान सा सवाल था, बस आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है, कुछ भी नहीं। रूम की चारों दीवारों के क्षेत्रफल में से मैंने सबके क्षेत्रफल माइनस कर दीजिए, इतने मीटर स्क्वायर एरिया पे पेपर बिछाना है, 2 मीटर चौड़ा पेपर है, सॉरी 1.2 मीटर चौड़ा है, तो 1.2 मीटर से डिवाइड कर दीजिए, पेपर की विधि ये बोली है। अब इतनी लेंथ पेपर मुझे यूज करना पड़ेगा, 0.7 रुपीज पर मीटर के हिसाब से आपको खर्चा आएगा। तो देखेंगे अगर आप मीटर 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 देखिए, मीटर मीटर से आपका ये मीटर स्क्वायर कट जाएगा, आंसर आपका रुपीज में ही आएगा। यूनिट का भी ध्यान रखना, आंसर रुपीज में ही आना चाहिए। सिंप्लीफाई करते हैं, 36 + 12 48, दूनी 96 इंटू 10 960, माइनस ये कितना हो जाएगा आपका? 6 इंटू 2.5 15, 15 3 45, 6 दूनी 12 और 15 3 45, माइनस 57, 9 × 54 + 3 57, 4 इंटू 4.5 यानी कितना हो जाएगा तुम्हारा? 18, ये 18 हो जाएगा, बटे 1.2 इंटू 0.7, यानी कि पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 12 और ये इंटू 7। अच्छा, 45 और ये 18 कितना हो जाएगा तुम्हारा? 45 और 63, और 63 + 57 कितना हो जाएगा? ये आपका 120, कितना हो जाएगा? 120। देख सकते हैं यहां पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये तुम्हारा 63 हो गया, 63 + 57 कितना हो जाएगा तुम्हारा? 120। सो 960 - 120 कितना हो जाएगा? 840, 840 बटे 12 इंटू 7, 12 से 840 70 बार, और 70 इंटू 7 यानी कि 490 रुपए। सो आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का? 490 रुपीज, यानी कि ए ऑप्शन। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। 2 ऑप्शन आप देखते ही इलिमिनेट कर सकते थे कि आंसर कुछ भी 7 का मल्टीपल जरूर होगा, 7 से मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। सो ये आपका आंसर होगा 490 रुपए। क्लियर? कैसे करना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ जाते हैं, इसलिए मैंने आपको समझाया है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 23।